हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैकेट की मैगजीन एनालिसिस सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। और 16 से लेकर के 31 अगस्त 2022 की डाउन टू अर्थ मैगजीन आप लोगों के सामने है। एक मेन आर्टिकल और बाकी लगभग 10 अलग आर्टिकल जो हैं वो इसके अंदर में कवर यहाँ पर किए गए हैं। सभी को देखेंगे, छोटे बड़े सब आर्टिकल मिला के लगभग 20 से 30 कंसेप्ट आपको यहाँ पर निकलते हैं। ओके, और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। पीडीएफ जो है वो एनोटेड वाली और क्लियर पीपीटी पीडीएफ तो आपको फ्री ऑफ कोर्स लेट्स क्रैक आईएएस पर मिल जाएगी। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। बाकी ओरिजिनल पीडीएफ जो सीएसई के द्वारा यहाँ पर रिलीज़ की जाती है वो आपको कैसे मिलेगी, ओरिजिनल मतलब जो एक्चुअली पीडीएफ फॉर्मेट में आती है ई पीडीएफ में। ओके, उसके लिए आपको 10 रुपीज़ जो हैं वो यहाँ पर पे करने पड़ते हैं। तो उसका मेथड मैंने आपको नीचे दिया है कि हाउ टू परचेज द पीडीएफ। ओके, तो उस नाम से जो है वो आपको मिल जाएगा। उसको देखो, अगर नहीं आता है आपसे, वैसे तो बहुत सारे बच्चे इसको परचेज कर रहे हैं। ओके, बट ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो आप उस लिंक पर जाकर के देख सकते हो। मार्केट वैल्यू 60 रुपये है, बट मैं 60 रुपये में नहीं देता, मैं सिर्फ 10 रुपये में देता हूँ और ये सब आप लोगों के लिए ही है। ओके, और चलिए फिर आगे चलते हैं और ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए सीधे आर्टिकल्स की तरफ चलते हैं। पहला आर्टिकल आपको यहाँ पर मिल जाएगा और हाल ही में जुलाई 12 यानी 12 जुलाई को आप देखोगे कि यूनियन गवर्नमेंट ने जो हाईली रेगुलेटेड ओपियम की कल्टीवेशन इंडिया के अंदर होती थी, ओपियम बेसिकली इसको पॉपी भी कहते हैं। ओके, और पॉपी जो है उसकी कल्टीवेशन को यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेगुलेट किया जाता था प्राइवेट सेक्टर के लिए स्पेशली, लेकिन अब इसको थोड़ा सा जो है वो ओपन किया गया है। और प्राइवेट सेक्टर के अंदर बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जिसमें एज अ की इंग्रेडिएंट, ओके, की इंग्रेडिएंट के रूप में जो पॉपी है, ओपियम है, वो यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। काफ़ी सारे पेन किलर्स में इसका इस्तेमाल होता है, कैंसर पिल्स में इसका इस्तेमाल होता है और अदर मेडिसिन में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो यूनियन गवर्नमेंट ने इसको ओपन कर दिया है बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज के लिए। अब इसको जो है वो यूज़ किया जा सकता है। तो ये जो है बेसिकली क्या किया गया है, डी रेगुलेशन यहाँ पर की गई है और इससे जो फार्मास्यूटिकल्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग कंट्री के अंदर में यहाँ पर बढ़ेगी। और साथ ही साथ जो की इंग्रेडिएंट हैं लाइक ओपियम वगैरह हम इंपोर्ट करते थे अफगानिस्तान वगैरह से या कुछ साउथ एशियन कंट्रीज से, अब वो इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इंडिजिनियसली जो है वो उसको यहाँ पर किया जा सकता है। ओके, यूज़ किया जा सकता है। इंडिया पहले इसको स्ट्रिक्टली यहाँ पर रेगुलेट करता था, कंट्रोल करता था पॉपी की फार्मिंग को। लगभग 1873 से इसका जो इलिसिट ड्रग यूज़ है उसको कम करने के लिए इसको रेगुलेट यहाँ पर किया जाता था। इसके ट्रेड को भी ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर रेगुलेट किया हुआ था। ओके, और अब जो है वो यहाँ पर आप देखोगे कि इसको ओपन किया जा सकता है। लगभग मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान 3 ऐसे बड़े इलाके हैं जहाँ पर पॉपी की भारी कल्टीवेशन की जाती है। ओके, तो ये सब जो पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा लिखा हुआ है परफेक्ट डीकम्पोजिशन। आपको पता है शैम्पू वगैरह के पैकेट होते हैं, इनको सिंगल यूज़ प्लास्टिक के रूप में यहाँ पर काउंट किया जाता है, डेफिनेशन में आते हैं। और अगर इनको यहाँ पर आप देखो कि डीकम्पोज नहीं किया गया और ऐसे ही वातावरण में छोड़ दिया गया तो एनवायरनमेंट में काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो यहाँ पर पहुँचाते हैं। ओके, सोचो अगर ये पैकेट्स आपको एनवायरनमेंट में दिखे ही ना पड़े हुए। ओके, तो इसके लिए ही आपकी एक कंपनी है, उन्होंने कुछ मेथड जो है वो यहाँ पर डेवलप किए हैं। द कंपनी हैज़ रिसेंटली डेवलप्ड फुल्ली बायोडिग्रेडेबल शैम्पू सैचेट्स। ओके, इन्होंने ऐसे जो पैकेट्स तैयार किए हैं जिनको आप अगर यूज़ करने के बाद फेंक भी दोगे तो वो कुछ समय के बाद यहाँ पर डिकम्पोज हो जाएंगे नेचुरल तरीके से। ओके, तो ये चीज़ है। अब इन्होंने इसमें जो है वो बेसिकली किस चीज़ का यूज़ किया है, तो कॉर्न और ट्रॉपिका स्टार्च वगैरह का यूज़ करके जो है वो इसको बनाया, सीवीड और कैसेन का यूज़ करके जो कि मिल्क प्रोटीन होती है, उन सब चीज़ों से जो है वो इन्होंने इस पैकेट को यहाँ पर बनाया है को। और इससे ये ईजिली अवेलेबल भी होते हैं। और इसमें से बेसिकली एक पॉलीमर जो है वो और ऐड किया जाता है जिसका नाम यहाँ पर दिया गया है PB80। मुझे नहीं लगता नाम याद रखने की ज़रूरत है, बट ये एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी के रूप में उभर के आ रहा है, तो आपको नाम याद रखना है। और इन सब की मदद से इन्होंने एक मटेरियल बनाया, मटेरियल का नाम आपको याद रखना है जिसका नाम है फाइमर, PHIMER। और ये जो है वो 90 दिन के अंदर डिग्रेड हो जाता है। अगर हम इससे किसी भी तरीके का बैग, पैकेट कुछ भी बनाते हैं तो वो 90 दिन के अंदर डीकम्पोज यहाँ पर हो जाएगा, हमेशा के लिए परसिस्ट नहीं करेगा एनवायरनमेंट के अंदर। तो ये एक इको फ्रेंडली वे जो है प्रोडक्ट यहाँ पर निकल करके आया है, ये आपको पता होना चाहिए। किसने बनाया, कैसे बनाया, नॉट इम्पोर्टेंट, जस्ट आपको ये वाली टर्म यहाँ पर याद रखनी है बस। ओके, उसके अलावा यहाँ पर देखें तो ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो मानसून जितना होना चाहिए था उतना यहाँ पर नहीं हुआ। और उसके पीछे की सर्टेन रीजंस यहाँ पर हैं, आपको ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं, कितनी पड़ी, कैसे पड़ी, कितने % कम रही, बट इतना याद रखो कि हाँ मानसून जो है वो ड्राई निकल करके आता है। ओके, केरल के भी कुछ कोस्ट पर आपको सिचुएशन इसी तरीके की मिल जाएगी। बाकी ओवरऑल जो देखोगे कि ईस्टर्न रीजन और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में तो सिचुएशन
कम है ही। ओके, तो मानसून ड्राई मिला है, और इसके पीछे का कारण ये है कि आपको पता है इंडियन ओशियन के अंदर एक फिनोमिना होता है डेट इज कॉल्ड इंडियन ओशियन डाइपोल, और इस बार जो इंडियन ओशियन डाइपोल है वो निगेटिव नज़र आया, जिसकी वजह से ये कंडीशंस जो हैं वो यहाँ पर हो गए। अब ये इंडियन ओशियन डाइपोल कैसे होता है, कैसे वर्क करता है, भाई 2-3 घंटे का अलग कंसेप्ट है, ज्योग्राफी की बुक उठाओ, उससे पहले आपको अल नीनो और इन सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा। बट यहाँ पर मैं आपको रीज़न बता देता हूँ, आप जस्ट अपनी ज्योग्राफी की नोटबुक खोलो, उसमें इस कंसेप्ट को पढ़ो और फिर देखो कि हाँ निगेटिव और इंडियन ओशन डाइपोल होने की वजह से ऐसी कंडीशन बनेगी या नहीं बनेगी। ओके, फिलहाल मैं आपके लिए इतना ही कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ओके, तो वन ऑफ द रीज़न यही था कि निगेटिव टाइप का जो इंडियन ओशन डाइपोल है यहाँ पर नज़र आया, जिसकी वजह से जो रेनफॉल पैटर्न है वो इम्पैक्ट यहाँ पर हुए। बस इतना पॉइंट आपको यहाँ से ध्यान में रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं। उसके बाद आगे चलते हैं, और आगे आप यहाँ पर देखोगे लिखा हुआ है फोकस ऑन सोइल टू हेल्प फाइट इमिशन। आपको पता है कि सोइल के अंदर काफ़ी सारे माइक्रोब्स यहाँ पर होते हैं, लेकिन हाल ही में सोइल कवर जो है उसका काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ देखने के लिए मिला है, जिसकी वजह से सोइल के अंदर से जो इमिशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हो गए हैं। हाल ही में एक मीटिंग भी यहाँ पर हुई, यानी कि 22वें नंबर की वर्ल्ड कांग्रेस ऑन सोइल साइंस ग्लासगो के अंदर यहाँ पर हुई थी, उसके अंदर इन चीज़ों की बात यहाँ पर की गई। और इस लगभग एक वीक की ये मीटिंग थी, और इस वीक के अंदर अलग अलग डिस्कशंस किए गए। लगभग 1600 साइंटिस्ट यहाँ पर आए और उन्होंने सबने डिस्कस किया, और उन्होंने कहा मीटिंग का एम ये था कि जो आप फूड प्रोडक्शन सिस्टम यहाँ पर अपनाते हो, इसको बेसिकली फूड सिस्टम यहाँ पर कहा जाता है। ओके, फूड सिस्टम का मतलब होता है कैसे आप फूड को उगाते हो, कैसे आप उसका ट्रांसपोर्ट करते हो, कैसे उसको कंज्यूम करते हो, मतलब प्रोडक्शन से लेकर कंजम्पशन तक जो एक वैल्यू चेन यहाँ पर चलती है उसको फूड प्रोडक्शन सिस्टम कहा जाता है। उसी के अंदर में आपके लैंड यूज चेंजेस भी आ जाते हैं, कैसे उसके एडवर्स इंपैक्ट सोइल के ऊपर पड़ रहे हैं, स्पेशली सोइल के ऊपर, पूरे एनवायरनमेंट के ऊपर नहीं, स्पेशली सोइल के ऊपर, उसको एड्रेस करने के लिए क्या क्या काम किया जाए उसको डिस्कस करने के लिए मीटिंग यहाँ पर हुई थी। ओके, मीटिंग के अंदर अलग अलग रिपोर्ट वगैरह प्रकाशित हुई, उसमें से एक रिपोर्ट, नाम याद नहीं रखना, उसने ये चीज़ यहाँ पर सामने निकाल करके लाई कि रीजन्स विद डीप सोइल लेयर, यहाँ पर ऐसे रीजन्स जो कि बहुत ज़्यादा डीप हैं, मतलब उनमें सोइल की जो लेयर हैं वो काफ़ी मोटी हैं, एंड दोज अंडर प्रॉपर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, और ऐसे एरियाज जहाँ पर एग्रीकल्चर का मैनेजमेंट भी सही है, यानी कि सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अपनाई जाती हैं एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन में, वहाँ पर कार्बन स्टोरेज का पोटेंशियल बढ़ जाता है, मतलब उस सोइल के अंदर जो कहते हैं ना सोइल कार्बन स्टोरेज, ओके, वो यहाँ पर बढ़ जाता है। तो अगर आप सस्टेनेबल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस करते हो तो ये फायदे आपको नजर आएंगे। इसके अलावा बात करें, लिखा हुआ है आगे क्वेश्चन ऑन ओरिजिन स्प्रेड ऑफ मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स के बारे में काफ़ी बार डिस्कस किया, लगभग 3-4 महीने हो गए डिस्कस करते हुए, तो वही दिक्कत आ रही है, हमें पता नहीं चल रहा कि इंडिया के अंदर केरल में जो 2 केसेस शुरू में निकले और फिर दिल्ली में जो केसेस बढ़ने शुरू हुए, उसके पीछे का कारण क्या था। जनरली कारण MSM होना चाहिए था, लेकिन जो लोगों में ये मंकी पॉक्स हुआ है वो लोग इस तरीके की बातें नहीं कर रहे कि हाँ हमने मैन सेक्स विद मैन किया है या नहीं, या फिर वो होमोसेक्सुअल थे या नहीं, इस चीज़ का नहीं पता चल रहा। ये सब थोड़ी सी दिक्कतें यहाँ पर आ रही हैं। बाकी मैं आपको A2 लीनिएज के बारे में बता चुका हूँ, मैं आपको B1 लीनिएज के बारे में भी बता चुका हूँ। A2 लीनिएज बेसिकली US वगैरह के अंदर यहाँ पर स्प्रेड हुआ, और B1 लीनिएज जो है वो यूरोप और आपका इंडिया वगैरह के अंदर में यहाँ पर स्प्रेड हुआ। बाकी सारी चीज़ें हमने 1000 बार डिस्कस की हैं, मैं आपको इसकी एक वेल एस्टेब्लिश स्लाइड भी यहाँ पर उपलब्ध करा चुका हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। बात करते हैं इंडिया के अंदर क्या ग्लोबल लेवल पर क्या चल रहा है। तो यूक्रेन ने बेसिकली यहाँ पर अपना एक्सपोर्ट शुरू किया है। अभी रशिया यूक्रेन वॉर के कारण एक्सपोर्ट यहाँ पर रिज्यूम हुआ है, और पहला जो ग्रेन का शिपमेंट है वो यहाँ पर भेजा गया है फरवरी के बाद। फरवरी से कुछ नहीं भेजा गया था, और 1 अगस्त को लगभग 26,000 टन के करीब जो कॉर्न है वो आपके यहाँ पर एक्सपोर्ट यहाँ पर शुरू किया गया है। बाकी आपको यहाँ पर कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और ये पोर्ट का नाम याद रखना, पोर्ट का नाम है पोर्ट ऑफ ओडेसा। कहाँ पर है? यूक्रेन के अंदर में। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव, ओके, ये इनिशिएटिव किस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में वर्क करता है? ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव किस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में वर्क करता है? ऑप्शन वगैरह देने की जरूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से बता दो। लाइक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है, या वर्ल्ड फूड प्रोग्राम करता है, या फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन करता है, या UN करता है, या WTO के अंदर में है, या एशियन डेवलपमेंट बैंक के अंदर में, आपको बताना है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पर बताने की मुझे जो है वो करेंगे। ओके, कमेंट में लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव किसका है? ओके, इसके बाद तंजानिया के अंदर राइस, सोरगम, मिलेट और वीट के जो फील्ड हैं उसमें रेड बिल्ड क्वेल बर्ड्स, इसका यहाँ पर अटैक देखने के लिए मिला, जिसकी
वजह से प्रोडक्शन जो है वो खतरे में आ गया। आपको याद रखना है, तंजानिया न्यूज़ में आया, वहाँ पर कुछ होता रहता है। ओके, ऐसी ही सिक्योरिटी बोत्सवाना और जिम्बाब्वे के अंदर में भी यही चीज़ें देखने के लिए मिली। उसके बाद बात करते हैं चाइना की। चाइना का 25 टन का चाइनीज़ रॉकेट था, उन्होंने यहाँ पर लॉन्च किया और अनकंट्रोलेबल हो गया, वो बेसिकली कंट्रोल से बाहर चला गया और अर्थ की तरफ वापस आया, क्रैश हुआ, इंडियन ओशन में गिर गया। और इसके ऊपर जो यूएस स्पेस कमांड है उसने काफ़ी सुनाया कि भाई ये गलत काम किया आपने, इस तरीके से काम नहीं होना चाहिए था। और ये बताया गया कि ये जो इंसिडेंट है वो इस वजह से हुआ क्योंकि चाइना ने हमसे किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस रॉकेट शेयर नहीं की, अदरवाइज हम भी उसमें हेल्प कर सकते थे। इसके अलावा न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड ने 3 अगस्त को पहला क्लाइमेट एडेप्टेशन प्लान यहाँ पर लॉन्च किया, जिसके अंदर उसने कहा है कि हम लगभग 7 लाख के करीब जो कोस्टल हाउस होल्ड हैं उनको रीलोकेट करेंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड जो है वो एक आइलैंड कंट्री है और आइलैंड कंट्री होने के नाते सी लेवल राइज के कारण वहाँ के जो घर हैं वो डूब जाएंगे, लोगों का जो रहन सहन है वो बर्बाद हो जाएगा। इसकी वजह से राइजिंग सी लेवल से प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्लान जो है वो यहाँ पर लॉन्च किया गया है। इसके लिए और डिटेल्स जो हैं वो सब यहाँ पर तैयार की जा रही हैं, बट आपको इतना यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद आगे चलते हैं और अगले आर्टिकल में देखोगे कि इंडिया के बारे में क्या क्या न्यूज़ के अंदर रहा। इंडिया ने अपने जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, एनडीसीज इनको कहते हैं, एनडीसीज बेसिकली 2015 में पेरिस एग्रीमेंट में हर कंट्री ने कहा था कि हम अपने कुछ टारगेट रखेंगे जिनको पूरा करने के लिए हम भरसक प्रयास करेंगे और हर 5 साल के बाद इन टारगेट्स को जो है वो अपडेट यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन 2015 से 5 साल का मतलब होता है 2020, और 2020 में तो हम किसी और चीज़ से ही लड़ रहे थे, दैट इज़ कॉल्ड कोविड-19, और इसीलिए हम अपने एनडीसीज जो है वो अपडेट नहीं कर पाए। लेकिन हाल ही में 3 अगस्त 2022 को इंडिया ने अपने जो एनडीसीज हैं उनको अपडेट कर दिया और अपने जो इमिशन टारगेट थे उनको और ज़्यादा मजबूत और एम्बिशियस यहाँ पर बनाया है पेरिस एग्रीमेंट के अंदर, जैसे जैसे बात यहाँ पर हुई थी। इसके अंदर आपको याद रखना है कि अपडेटेड एनडीसीज के अंदर में हमें इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी से 50% एनर्जी यहाँ पर लेकर के आनी है। इसके अलावा आप देखोगे मतलब नॉन फॉसिल फ्यूल जो एनर्जी सोर्सेज हैं उससे 50% रिन्यूएबल एनर्जी यहाँ पर लेकर के आनी है। या फिर आप ये कह सकते हो कि जितनी एनर्जी कंजम्पशन हो रहा है उसमें से आधा कंजम्पशन जो है वो नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज से होना चाहिए 2030 तक। ओके, इसके अलावा आपको पता है कि 2070 तक हमें जो है वो नेट न्यूट्रल भी होना है, उसको भी यहाँ पर एडॉप्ट किया गया है, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। और इस तरीके से चीज़ें कंप्लीट यहाँ पर होंगी। इसके बारे में हम और डिटेल में जानेंगे, यहाँ पर बहुत थोड़ा सा दिया गया है, इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे जब अगस्त का यूपीएससी स्पेशल जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें आगे तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम यानी मनरेगा के वर्कर्स में काफ़ी दिक्कत देखने के लिए मिल रही है। दिक्कत मतलब ये है कि काम तो करा लिया लेकिन पेमेंट यहाँ पर नहीं मिला है और नॉन पेमेंट ऑफ वेजेस का इशू जो है वो यहाँ पर निकल करके आया। 100 दिन के गारंटीज वेज यहाँ पर दिया जाना चाहिए था, लेकिन लैक ऑफ फंड्स के कारण ये नहीं दिया गया, तो ये एक इशू जो है वो निकल करके आ रहा है। इसके अलावा मणिपुर की सरकार ने जो लोकटक लेक है, लोकटक लेक के ऊपर बहुत सारे फ्लोटिंग हाउस बने हुए हैं और कई सारे फ्लोटिंग हाउस जिनको फुमदीज का नाम यहाँ पर दिया जाता है, PHUMDIS। ओके, PHUMDIS टर्म याद रखिएगा, वेरी फेमस टर्म। ओके, तो ये जो आपके फ्लोटिंग हाउसेज हैं इनको हटाने का काम यहाँ पर शुरू कर दिया। अब हटाएंगे, बहुत सारे फिशिंग स्ट्रक्चर घर बने हुए हैं, लोग कहाँ रहेंगे, तो इस चीज़ के ऊपर जो है वो आपकी हड़ताल वगैरह वहाँ पर चल रही हैं। और सरकार से जब पूछा गया कि ऐसा क्यों किया आपने, तो सरकार ने कहा कि हम जो है वो एनवायरनमेंट को बचाना चाहते हैं। लोकटक लेक पहले भी आपकी जो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड के अंदर रह चुकी है, लेकिन हम उसको फिर से नहीं जाने दे सकते, इसलिए उसको प्रोटेक्ट रखने के लिए हम ये काम यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि सिटीजन्स और जो वहाँ पर लोग रह रहे हैं वो इतनी आसानी से यहाँ पर नहीं मानेंगे। उसके अलावा बात करें तो राजस्थान के अंदर लंपी स्किन डिजीज़ के केसेस यहाँ पर बढ़ते चले जा रहे हैं। बेसिकली पशुओं में होने वाला ये एक रोग है जिससे जो आप देखोगे कि मिल्क प्रोडक्शन पर भी खासा असर यहाँ पर पड़ेगा। गुजरात वगैरह में भी इसके केसेस यहाँ पर बढ़ रहे हैं, तो ईपी सेंटर के रूप में उभर करके आ रहा है। भारी केसेस की संख्या लंपी स्किन डिजीज़ की देखने के लिए मिली है। ओके, तो ये केसेस याद रखो, काफ़ी सारे इम्पैक्ट यहाँ पर हुए हैं। इसके अलावा ये सब कर देना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब, ये सब आपका काम है। कुछ बड़े आर्टिकल्स की तरफ चलते हैं और लिखा हुआ है पहला आर्टिकल, फ्यूलिंग प्रॉब्लम्स। फ्यूलिंग प्रॉब्लम्स का मतलब है एलपीजी सिलेंडर तो बांट दिए 10 करोड़ लोगों को, फर्स्ट जो सिलेंडर यहाँ पर दिया जाता है, आप देखो बहुत सारी स्कीम है, लाइक उज्ज्वला स्कीम यहाँ पर आपको मिल जाएगी, उसके अंदर में फ्री ऑफ कोर्स गैस कनेक्शन, एलपीजी कनेक्शन यहाँ पर उपलब्ध कराया गया। मकसद क्या था उसको करने का? उसको करने का एकमात्र मकसद ये था कि
आप लकड़ी वगैरह का, कोल वगैरह का प्रयोग ना करें खाना बनाने के लिए। ओके, अब सिंपल सी बात है, लकड़ी या कोल का प्रयोग किया जाएगा तो उससे हेल्थ प्रॉब्लम्स यहाँ पर आएंगी, और उन हेल्थ प्रॉब्लम्स को ही ख़त्म करने के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट करने के लिए और वुमेन की जो हेल्थ है उसको ध्यान में रखते हुए ये स्कीम यहाँ पर चलाई गई थी। ये स्कीम चलाई गई थी ये सोच करके। स्कीम के अंदर हमने लगभग 10 करोड़ जो फ्री गैस कनेक्शंस है वो यहाँ पर उपलब्ध करा दिए। जब ये स्कीम शुरू की गई थी उस समय गैस की जो प्राइसेस थे वो लगभग 500 रुपये पर सिलेंडर यहाँ पर था। रिफ़िल करने में भी लगभग 500 रुपये ही यहाँ पर लगते थे। तो लोगों को खुशी हुई कि चलो ठीक है, इस प्राइस में तो हम आसानी से जो है वो सिलेंडर को रिफ़िल कर सकते हैं। लेकिन एट द प्रेजेंट एलपीजी के प्राइसेस 1000 रुपये से ज़्यादा हैं। मुझे नहीं लगता कि रूरल एरिया में 1000 रुपये में कोई इस चीज़ को करवाएगा। आपको पता है 1000 रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके, तो यही दिक्कत यहाँ पर आ रही है कि एलपीजी के प्राइस 1000 रुपये से ज़्यादा यहाँ पर हो गए हैं, तो पुअर जो हैं वो अब अनक्लीन जो कुकिंग फ्यूल है उसकी तरफ यहाँ पर चले जाएंगे। लाइक लकड़ी इकट्ठी करेंगे जो वो पहले करते थे, कोल से बर्न करेंगे या किसी और मेथड का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो एलपीजी सिलेंडर का तो इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ 1000 रुपये जा रहे हैं। ओके, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है कि प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब आर्टिकल को पढ़ाने का मेरा कोई मतलब नहीं है। ओके, ये चीज़ें मैंने आपको समझा दी। बाकी फिर मैं आपको जो है वो थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पर बताना चाहूँगा कि क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर वही है बात लिखी हुई है पहले पैसेज में कि 1000 रुपये से ज़्यादा प्राइसेस यहाँ पर हो गए। इसके अलावा आपको ये नहीं पढ़ना और ये सब भी आपको यहाँ पर नहीं पढ़ना, यहाँ आपके काम का नहीं। आप देख सकते हो प्राइसेस कैसे बढ़े। 1 जून को क्या प्राइसेस थे, 1 जुलाई 2021 तक यहाँ पर 6 अक्टूबर 2021 तक के प्राइसेस दिए गए हैं। लेकिन धीरे धीरे आप प्राइसेस देखो तो 1000 रुपये का मार्क जो है वो क्रॉस हो चुके हैं। डाटा दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई का दिया गया है। सबसे ज़्यादा जो प्राइसेस हैं वो कोलकाता के अंदर नज़र आ रहे हैं। 1029 रुपये का सिलेंडर यहाँ पर नज़र आ रहा है और लगभग 7 गुना से चीज़ें हाइक यहाँ पर देखने के लिए मिली हैं। रिटेल प्राइस जो आपका हाउस होल्ड सिलेंडर होता है लगभग 14.2 kg का होता है, वो उसके प्राइसेस यहाँ पर बढ़े। अब कितने बड़े कैसे बढ़े नॉट इम्पोर्टेंट, बट ये एक सिचुएशन बन जाएगी जिससे कि हेल्थ कंडीशंस भी ख़राब यहाँ पर हो सकती हैं। इसके अलावा सिचुएशन सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया में ख़राब हुई। किस वजह से, तो जो आपका ये यूक्रेन वॉर हुई, कोविड-19 हुआ, ये सब कुछ सिचुएशंस थी जिनकी वजह से पूरी दुनिया में एनर्जी क्राइसिस जो है वो नज़र आया, एनर्जी इनसिक्योरिटी यहाँ पर नज़र आई। तो ग्लोबल ऑयल के प्राइसेस भी आप देखो 2021 से लगभग डबल हो गए हैं, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ लिविंग भी यहाँ पर इंक्रीज हो गई है, स्पेशली इन एवरी यूरोपियन हाउस होल्ड। 7% से कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पर बढ़ गई है और 2021 का इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का वर्किंग पेपर है उसके हिसाब से ये चीज़ें निकल करके आती हैं। तो लार्जर शेयर ऑफ देयर इनकम उनको यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी और गैस पर खर्च करना पड़ रहा है। एस्टोनिया है, यूके हैं, इन सभी में भी ये चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। अब एग्जैक्ट फिगर याद रखने की जरूरत नहीं है कि आईएमएफ ने क्या कहा 20% बढ़ जाएगी, 7% बढ़ जाएगी। सिचुएशन को समझो पूरी दुनिया में क्या चल रही है। ऑलराइट, तो ये चीज़ें हैं। पेपर के अंदर ये भी बताया गया कि इंस्टीड ऑफ कंट्रोलिंग एनर्जी प्राइसेस को कंट्रोल करने के अलावा आप देखो कि कंट्रीज जो हैं वो क्या कर रही हैं कि ऑयल कंपनीज को बड़े बड़े टारगेट दे रही हैं, एक्सटेंडिंग कर रही हैं सपोर्ट ऑयल कंपनीज के लिए, फॉसिल फ्यूल का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर रही है। इंडिया ने भी किया। इंडिया ने जो अपनी कोल माइंस थी उनसे कहा कि अपना प्रोडक्शन दुगना कर दो। इंडिया में तो कोल की शॉर्टेज भी हो गई थी। क्यों हो गई थी? क्योंकि यही एनर्जी क्राइसिस यहाँ पर आया था। सब कुछ लिंक यहाँ पर है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ओके, तो इस तरीके से आपको नजर आएगा कि हम एनर्जी प्राइसेस को कंट्रोल करने की तो कोशिश कर नहीं रहे, हम जो है वो आप टेम्पररी सर्जिस को रोकने के लिए फॉसिल फ्यूल के प्रोडक्शन को बचाने की बात कर रहे हैं। अरे ये चीज़ें आगे भी होंगी तो हमें इनसे लड़ना सीखना पड़ेगा। ये चीज़ें हैं। उसके अलावा 2 अगस्त को जो आपकी निर्मला सीतारमण जी हैं उन्होंने डिफेंड किया कि कोई ज़्यादा प्राइस हाइक नहीं हो रहे हैं, एलपीजी के प्राइसेस हमारे हाथ में नहीं है, हम इसको इंपोर्ट करते हैं। इफ़ वी आर इम्पोर्टिंग इट तो प्राइस जो है वो गोइंग अप जा रहे हैं क्योंकि बाहर से महंगा आ रहा है। जैसे दुकानदार के पास जाते हो और कहते हो भैया पिछली बार तो इतना था, अब इतना कैसे, तो वो कहता है कि पीछे से इतना आ रहा है। ओके, तो पीछे से महंगा आ रहा है। यही बात निर्मला सीतारमण जी ने ये कही, लेकिन ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती है। आप जो है वो गवर्नमेंट को रन करते हैं तो आपकी ये ड्यूटी भी बनती है कि प्राइसेस को कंट्रोल करना आपको आना चाहिए। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान में रखना। सीतारमण's जस्टिफिकेशन appears to be weak as LPG prices have been on the rise in India even before the current spike in the international market। तो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस तो अब बढ़ने शुरू हुए हैं। एलपीजी के सिलेंडर्स के प्राइसेस तो आप देख सकते हो कि लगभग 2021 के शुरू से ही यहाँ पर बढ़ रहे थे। तो निर्मला सीतारमण जी ने कोई खास बात नहीं कही। ऑलराइट, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर निकल करके आती हैं। बाकी आप भूल जाओ कि कितने % से चीज़ें यहाँ पर बढ़ी। इसके अलावा अगर हम देखें तो कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है प्राइसेस के अंदर, ये सब क्लियर है। और उज्ज्वला स्कीम के बारे में दिया गया है। उज्ज्वला स्कीम 2016 में लॉन्च की गई थी सक्सेसफुली। काफ़ी सारे लोगों को गैस कनेक्शंस जो है वो यहाँ पर उपलब्ध कराए गए
और गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए गए, लगभग 90 मिलियन कनेक्शंस फ्री ऑफ कनेक्शन यहाँ पर उपलब्ध कराए गए। लेकिन दिक्कत फिर वही है, स्कीम की सक्सेस तो दिखी है, सक्सेसफुली बेनिफिशियरी बेस तो यहाँ पर बड़ा है, बट रीफिल जो है वो यहाँ पर नहीं होगा। आपने पहला कनेक्शन फ्री दे दिया, दूसरा कनेक्शन थोड़ी दे दोगे, या फिर रीफिलिंग के पैसे थोड़ी दोगे। तो ये चीज़ें, उसके अलावा आप देखोगे कि पहले सब्सिडी यहाँ पर दी जाती थी गैस कनेक्शन के लिए, अब वो सब्सिडी भी यहाँ पर उपलब्ध नहीं की जाती। सब्सिडी बेसिकली आप देखो कि जो सिटीजन्स हैं उनको मोटिवेट करती है कि हाँ हमें पैसा वापस मिल रहा है, चाहे आप प्राइस 1,000 रुपये रखो लेकिन सब्सिडी भेज दोगे अगर थोड़ी सी भी, तो यहाँ पर बेनिफिट रहेगा। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। ओवर 9 मिलियन बेनिफिशरीज डिड नॉट गेट अ सिंगल रिफिल इन 2021 के अंदर 9 मिलियन बेनिफिशरीज से ज़्यादा ने आप देखो कि रिफिल भी यहाँ पर नहीं किया। तो ये चीज़ें नज़र आएंगी। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें तो एक और आर्टिकल यहाँ पर निकल के आता है, और ये आर्टिकल आपको नाइजर सीड्स के बारे में नज़र आएगा। नाइजर सीड्स, इनको बेसिकली रामतिल भी कहा जाता है, RAMTIL। और ये जो रामतिल है, जितनी भी क्रॉप्स के लिए आपका MSP दिया जाता है, MSP रिजीम, ओके, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उनमें से एक क्रॉप रामतिल भी यहाँ पर आती है। ये बेसिकली एक खरीफ की क्रॉप है, और इस पर अभी हाल ही में कंट्रोवर्सी रही। कंट्रोवर्सी इसलिए क्योंकि इसके जो प्रोडक्शन का एरिया है, वो प्रोडक्शन का एरिया लगातार गिर रहा है, जबकि हम MSP दे रहे हैं उसके बावजूद भी। देखिए, किसी फसल के लिए MSP दिया जा रहा है तो लोग उसको ज़्यादा उगाने की कोशिश करेंगे ताकि गारंटीड प्राइस मिलते रहे, मार्केट प्राइस, ओके, तो ये मिलता रहे। लेकिन उसके बावजूद अगर एरिया गिर रहा है तो कहीं ना कहीं तो दिक्कत आ रही है। तो उसी चीज़ के ऊपर स्टडी यहाँ पर की गई है। लगभग 14 करीब खरीफ की क्रॉप्स के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस यहाँ पर दिया जाता है। उसमें से जो आपकी नाइजर है या रामतिल है वो भी यहाँ पर दी जाती है। लेसर नोन ऑयल सीड है, ज़्यादा मात्रा में यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन यूज़ काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन यूज़ किया नहीं जाता। हाईएस्ट MSP को दिया जाता है, मतलब बहुत अच्छा MSP यहाँ पर मिलता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मार्केट डिमांड के हिसाब से वो अलग चीज़ है। उसके अलावा आप देखोगे कि यट द एरिया अंडर द कल्टीवेशन, वो लगातार पिछले 3 दशकों से, लगभग 30 साल से यहाँ पर लगातार एरिया जो है वो गिर रहा है। इवन MSP यहाँ पर दिया जाता है उसके बावजूद भी। अब कितना एरिया था, कैसे, वो मैं आपको एक बारी में यहाँ पर समझा दूंगा, बट आपको जस्ट इतना याद रखना है कि एरिया जो है वो यहाँ पर गिर रहा है। इसके पीछे के रीज़न जानने हमारे लिए यहाँ पर ज़रूरी हैं। तो द प्राइमरी रीजन सच ए स्पार्शली ग्रोन क्रॉप इज पार्ट ऑफ द एक्सक्लूसिव MSP लिस्ट। तो क्यों इसका एरिया पहले इतना ज़्यादा था? पहले इतना ज़्यादा इसीलिए ही था, और एरिया अब भी कंपेयर टू ज़्यादा है लेकिन गिर रहा है। ओके, तो MSP लिस्ट में होना एक इसके पीछे का कारण है। और फिर इसके ट्रेडिशनल बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा हैं, स्पेशली इंडिया के अंदर जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, ट्राइबल पॉपुलेशन है, वो इसको काफ़ी भारी मात्रा में इस्तेमाल करती हैं। इसका जो ऑयल है उसको कुकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसका जो बेसिकली प्रेस केक पोस्ट ऑयल एक्सट्रैक्शन लाइव स्टॉक फीड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इससे तेल निकालने के बाद जो बचेगा उसको लाइव स्टॉक फीड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और आप देखो इसके सीड जो हैं वो कॉन्डिमेंट के रूप में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा नाइजर के जो सीड्स हैं उनकी ऑयल है उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। इसके लिए इसका कमर्शियल यूज़ भी होता है, लाइक कॉस्मेटिक, परफ्यूम्स और अदर एलाइड इंडस्ट्रीज़ के अंदर में भी इसको यूज़ किया जाता है। ये इसकी कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन यहाँ पर दी गई हैं, अगर याद रहें तो रख लेना वरना छोड़ देना। क्रॉप जो है वो आप देखो कि डेन्यूडेड सॉइल के अंदर उगाई जाती है, और इट्स कल्टीवेशन मेथड इज़ फेयरली बेसिक। आफ्टर द फर्स्ट रेन व्हेन द सॉइल इज़ मॉइस्ट, फार्मर जो है वो खेत को पिलो करते हैं और इसके सीड को डालते हैं। क्रॉप को ज़्यादा मात्रा में पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है, ना ही पेस्टिसाइड की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो इसको यहाँ पर उगाती हैं, क्योंकि उनका मेथड जो है वो सस्टेनेबल तरीके से होता है। और आप देख सकते हो कि इसमें वाटर की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती, ओके, ज़्यादा। ये चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। इसके एडवांटेजेस को देखते हुए इसीलिए इसको गवर्नमेंट सपोर्ट भी यहाँ पर दिया जाता है। इसके अलावा ये चीज़ें तो चल रही हैं, इतना सब कुछ है, इसका फ़ायदे नुकसान इतनी सारी चीज़ें हैं, लेकिन एरिया क्यों गिर रहा है उसके पीछे का रीज़न यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर नाइजर प्लांट्स के अंदर एक पैरासाइटिक प्लांट का अटैक हुआ है जिसका नाम अमरबेल कह सकते हो, या साइंटिफिक तरीके से उसको ये नाम दे सकते हो। ये नाम याद नहीं रखना, अमरबेल याद रख लो, ओके। तो ये निकल के आया। ये जो वीड है वो बिलोंग करती है कुसरूका जीनस से, जिसमें कि लगभग 200 से ज़्यादा पैरासाइटिक स्पीसीज होती है, और इनमें से एक जो है वो नाइजर सीड फार्मिंग के लिए बिगेस्ट थ्रेट के रूप में उभर करके आई है। तो एक पेस्ट लगने की वजह से जो है वो इसका एरिया लगातार गिर रहा है। आप देख सकते हो
कि ब्लैक कलर के जो ग्राफ्स यहाँ पर दिए गए हैं वो कल्टीवेटेड एरिया को दिखाते हैं और कल्टीवेटेड एरिया लगातार यहाँ पर गिर रहा है। कितना हो रहा है कितना नहीं, भाई बार बार उस चीज़ पे मत जाओ, ये चीज़ यहाँ पर याद रखो। हालांकि हम एमएसपी के प्राइस को लगातार बढ़ा रहे हैं, देखिए नीली लाइन की तरफ सॉरी रेड लाइन की तरफ फोकस कीजिए, एमएसपी को लगातार बढ़ाया जा रहा है, उसके बावजूद एरिया गिर रहा है। इसका मतलब ये है कि लोग जो हैं वो एमएसपी से ज़्यादा नुकसान यहाँ पर फेस कर रहे थे, इसकी वजह से उन्होंने एरिया को कम कर दिया। लगभग 80% से एमएसपी का जो सपोर्ट प्राइस है उसको इंक्रीज किया गया है, जबकि एरिया जो है वो 70% से कम हो गया। ओके, ये चीज़ें हैं। इसके अलावा कुछ सुझाव भी दिए गए हैं, लाइक गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं उनको सीड का प्रोडक्शन ज़्यादा करना चाहिए, साथ ही साथ ये जो पैरासाइटिक अटैक हुआ है इसको भी रोकने की कोशिश करनी चाहिए, मार्केट एक्सेस और ज़्यादा उपलब्ध कराएं, और जो नाइजर सीड हैं उनको रीडिस्ट्रीब्यूट यहाँ पर किया जाए, और पेस्ट रेजिस्टेंस सीड जो है उन पर भी फोकस किया जाना चाहिए। ये सब बातें जो हैं वो निकल करके आती हैं। आपको एक ग्राफ से क्लियर हो चुका होगा कि एरिया किस तरीके से गिर रहा है, किस तरीके से उठ रहा है। उसके अलावा अगर हम बात करें, लिखा हुआ है सीक्वेंस फॉर अ जस्ट फ्यूचर, और यहाँ पर बेसिकली बात हो रही है डिजिटल जीनोमिक डाटा की, और इसके ऊपर बात यहाँ पर हम जो है वो करते हैं कि आखिर क्या बात हो रही है। ये कहा जाता है डिजिटल सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन, और डिजिटल सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो मैं इसको जल्दी से समझाता हूँ कि आखिर ये चीज़ है क्या। डिजिटल सीक्वेंस का मतलब ये होता है, जैसे कोविड-19 का एग्जाम्पल लो या किसी और आप वायरस बैक्टीरिया उसका एग्जाम्पल ले सकते हो। दुनिया भर में बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, स्पेशली जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं लाइक इंडिया वगैरह हैं या मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं, उनके अंदर में आपको जो है वो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा मिल जाएगी। अगर हम हर एक जीव का डीएनए एक्सट्रैक्ट करें, उसकी जीनोमिक मैपिंग करें और जीनोम सीक्वेंस यहाँ पर तैयार करें। दो मेथड हो सकते हैं, एक फिजिकल तरीके से उसको प्रिजर्व करके रखा जाए, दूसरा हो सकता है कि डिजिटल तरीके से उसकी कॉपी बना करके उसको प्रिजर्व रखा जाए। फिजिकली हमारे पास इतना स्पेस नहीं होता और उसमें कई सारी दिक्कतें और भी आती हैं, लाइक स्टोरेज है, पायरेसी वगैरह, उन सब चीज़ों की। लेकिन अगर हम डिजिटल तरीके का एक सिक्योर सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन सिस्टम यहाँ पर तैयार कर लें तो ये बेनिफिशियल हो सकता है। इवन दूसरी कंट्रीज़ को चाहिए तो हम इसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं। ये होता है आपका डिजिटल सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन। इसके अंदर हर एक बायोलॉजिकल स्पीसीज की जो आप देख सकते हो कि जेनेटिक जो सीक्वेंसिंग है उसका एक मॉड्यूल यहाँ पर रखा हुआ होता है, एक कह सकते हैं कि डिजिटल आर्किटेक्चर उसका यहाँ पर होता है। कोई नई बीमारी आई, कोई नई दवाई बनानी है, लाइक इबोला वायरस यहाँ पर आया, उसकी कोई वैक्सीन बनानी है, हमें पता चला किस चीज़ से फैल रहा है, हमने उस पर्टिकुलर बैट लेट से ओके ठीक है, उस पर्टिकुलर जो एनिमल है उसका डीएनए सीक्वेंसिंग यहाँ से निकालेंगे इस डिजिटल सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन से, और उसको यूज़ करके वैक्सीन का मैन्युफैक्चर यहाँ पर किया जा सकता है। ओके, तो ये चीज़ें बहुत फास्ट तरीके से की जा सकती हैं, इससे मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी के रेट्स जो हैं वो यहाँ पर कम किए जा सकते हैं। ये तरीका होता है जिस बेस पर आपका डिजिटल सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन सिस्टम वर्क करता है। ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, आप इबोला वगैरह की जगह कोविड-19 वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हो। कोविड-19 वगैरह से लड़ने के लिए चाइना ने भी इस तरीके के काफ़ी सारे डिजिटल सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो है उसके अंदर बायोलॉजिकल स्पीसीज़ का यूज़ जो है वो किया। ओके, तो इस तरीके के जो सेवरल बिलियन रिसोर्सेज हैं उनका डाटा इकट्ठा किया जाता है, उसको एक प्लेटफॉर्म पर डाला जाता है और उसको ही कहा जाता है डिजिटल सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन सिस्टम। कहीं पर भी बीमारी आई तो रिसर्च करो, इस डाटाबेस के जो डिफरेंट डाटाबेस इसके अंदर मिल जाएगा, उस पर रिसर्च करके आप आसानी से बीमारियों को ख़त्म कर सकते हो। अब दिक्कत क्या है, इतनी अच्छी चीज़ है, दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है, एक मिनट मुझे ये साफ करने दीजिए। दिक्कत यहाँ पर यह आती है कि इसके अंदर आपने ये लेट से ये डाटा है, ओके, लेट से ये कंप्यूटर सिस्टम है और इसके अंदर सारा का सारा जो डिजिटल सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन का डाटा रखा हुआ है। तो डाटा रखने के बाद आपने इसके अंदर अलग अलग स्पीसीज़ का डाटा यहाँ पर रख दिया। लेट से आपने किसी सांप या कोई और बड़ा सरीसृप हो सकता है, उसका जो वेनम है उसकी भी सीक्वेंसिंग करके इसके अंदर में यहाँ पर रख दिया। अब ये वेनम जो है वो किसी पर्टिकुलर वायरस को ख़त्म करने के लिए इम्पोर्टेंट भूमिका यहाँ पर निभा रहा है। वायरस आया कहाँ से? वायरस आया होगा किसी कंट्री से, लेट से वो वायरस इंडिया से गया, लेट से इंडिया के अंदर किसी ट्राइबल कम्युनिटी से वो वायरस वो जो वेनम है वो यहाँ पर सांप उसका इस्तेमाल यहाँ पर किया गया और वो वहीं पर मिलता था। अब आपको पता है कि इंडिया के अंदर जितने भी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर अधिकार जो है वो किसका होता है? ट्राइबल कम्युनिटीज़ का यहाँ पर होता है। और CBD नाम की एक जो आप कह सकते हो कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज़, उसके अंदर में नागोया प्रोटोकॉल यहाँ पर साइन हुआ है। और नागोया प्रोटोकॉल के अंदर में बात कही गई है कि अगर आप किसी भी तरीके के ट्राइबल बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं तो उससे होने वाले जितने भी बेनिफिट हैं उनको आपको ट्राइबल्स के साथ भी शेयर करना पड़ेगा।
मतलब लेट से आपने इस वेनम का इस्तेमाल करके 100 करोड़ रुपए की जो दवाइयां हैं वो यहाँ पर तैयार की, तो उस 100 करोड़ में से लगभग 20 करोड़ जो है वो आपको ट्राइबल कम्युनिटीज़ के वेलफेयर के लिए खर्च करना पड़ेगा या उनको देना पड़ेगा। ओके, तो ये जो है वो सीबीडी के अंदर में लिखा हुआ है। अब अगर हमने ये सिस्टम डेवलप कर लिया, दैट इज़ कॉल्ड डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन, और हमें इस सीक्वेंस सिस्टम के अंदर में वो जो आपका वेनम मिलता ट्राइबल कम्युनिटी से, वो पहले से इसके अंदर पड़ा हुआ है, हमें नहीं पता कहाँ से आया, वो हमें यहाँ मिला बस। ओके, हमें नहीं पता कहाँ से आया, किस कंट्री से आया, ट्राइबल कम्युनिटी से आया, हमें बस इस कंप्यूटर सिस्टम के अंदर मिला, हमने यूज़ कर लिया। तो उससे जो बेनिफिट होगा, लेट से इस पर्टिकुलर जो सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन है इसका यूज़ करके हमने कोई कह सकते हैं कि चीज़ें डेवलप की, कोई मेडिसिन यहाँ पर डेवलप की 100 करोड़ रुपए की, तो उसके जो बेनिफिट हैं वो आपको ट्राइबल कम्युनिटीज़ को नहीं दिए जाएंगे। ओके, क्यों? क्योंकि हमें सोर्स नहीं पता कि कहाँ से वो चीज़ निकल करके आई थी, हमने किस चीज़ का यूज़ किया, हमें तो कंप्यूटर में मिली चीज़। ओके, तो ये जो है वो एक इशू डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में आ रहा है। डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर में रिच बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर होती है। रिच बायोडाइवर्सिटी के अंदर में आपको पता चलेगा कि लोकल कम्युनिटीज़ के साथ बेनिफिट शेयर किए जाते हैं, लेकिन अगर डिजिटल सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन डेवलप हुआ तो ये बेनिफिट शेयर नहीं किए जाएंगे। दिक्कत सिर्फ इतनी सी निकल करके आती है। ओके, तो ये चीज़ें आपको क्लियर करनी है। मैंने आपको बताया सीबीडी के बारे में, मैंने आपको बताया डिजिटल सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन के बारे में, मैंने आपको बताया इन चीज़ों के बारे में कि इससे काफ़ी फ़ायदा यहाँ पर होगा। ओके, डिजिटल सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैंने आपको बताया कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर रिच बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर होती है, जिससे कि आप देखोगे कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट बायोडाइवर्सिटीज़ के यूज़ करके अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं उन जेनेटिक रिसोर्सेज का यूज़ करके, कोई भी हो सकता है फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी कंपनी, वो उसका यूज़ करती है। और यूज़ करने के साथ अगर डिजिटल सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसके जो बेनिफिट हैं वो शेयर किए जाते हैं कम्युनिटीज़ के साथ में और कंट्री ऑफ ओरिजिन के साथ में, जहाँ से वो निकल करके आते हैं। वो मॉनिटरी फॉर्म में हो सकते हैं या नॉन मॉनिटरी फॉर्म में हो सकते हैं, वेलफेयर मीजर्स हो सकते हैं, और ये चीज़ें मिल जाएंगी। एग्जाम्पल के तौर पर ये मैंने ग्रीन कलर की चीज़ दी है। यूएस की बायोटेक्नोलॉजी कंपनी थी रीजेनेरोन, उसने इबोला के लिए ट्रीटमेंट जो है वो यहाँ पर प्रिपेयर किया। उसने यूज़ किया डीएसआई का, यानी कि डिजिटल सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन का, और ये डिजिटल सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन बेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ के कुछ रिसोर्सेज का यहाँ पर था। उस रिसोर्सेज का यूज़ करके कंपनी ने लगभग 400 मिलियन यूएस डॉलर का ऑर्डर भी रिसीव किया। अगर कंपनी फिजिकल वायरस को एक्सेस करती, वेस्ट अफ्रीकन जा करके वहाँ से पर्टिकुलरली रिसोर्सेज का यूज़ करती, तो उसको वेस्ट अफ्रीका की जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ में अपने इस 400 मिलियन के प्रॉफिट को शेयर करना पड़ता, अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बट चूंकि उसने डीएसआई का यूज़ किया है, हमें नहीं पता उस कंट्री मतलब ओरिजिन क्या था, या जो लोकल कम्युनिटीज़ थी या जो रिसोर्सेज यूज़ किए वो कहाँ से आए, तो ये हम नहीं कर पाएंगे। ये डीएसआई के बारे में यहाँ पर पता चलता है, ज़्यादा डिटेल में भी जाने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पर समझो। DSI कैन ऑल्सो बी यूज बाई द इंडस्ट्री टू क्रिएट कमर्शियल प्रोडक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सीन्स द डाटा बेसिस डू नॉट प्रोवाइड द सोर्स ऑफ ओरिजिन, हमें नहीं पता चलता डाटाबेस को यूज़ करके कि सोर्स ऑफ ओरिजिन क्या है। द कम्युनिटीज वुड नॉट इवन नो कि उन्हें चीट कर लिया गया है, उन्हें धोखा दिया गया है। ओके, इसके अलावा कुछ अनस्क्रूपलस एलिमेंट्स हो सकते हैं, वो भी क्रूशल जेनेटिक सीक्वेंस को अपलोड करके ओपन सोर्स डाटाबेस के अंदर कम्युनिटीज़ के साथ बेनिफिट के शेयर को अवॉइड कर सकते हैं, और कम्युनिटीज़ और ट्राइबल कम्युनिटीज़ के साथ धोखा यहाँ पर हो सकता है। इसी चीज़ को रोकने के लिए पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क की मीटिंग नैरोबी केन्या के अंदर में यहाँ पर हुई थी, और उसके अंदर इस बात को क्लैरिफाई किया गया कि आखिर डीएसआई ला रहे हैं तो उसके बेनिफिट भी कंट्रीज़ के साथ शेयर होने चाहिए, 1% हो चाहे उससे ज़्यादा हो। इसके लिए एक फंड भी बनाया जाना चाहिए कि जो 1% पैसा यहाँ पर आएगा वो ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा, और उस फंड को ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के द्वारा ऑपरेट किया जाएगा, जिससे कि वो बायोडाइवर्सिटी के सस्टेनेबल यूज़ और कंजर्वेशन के लिए काम करेगा, एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए काम करेगा। ये बात यहाँ पर निकल करके आई। इसके बाद जो अगला आर्टिकल यहाँ पर आता है वो बेसिकली आपको ये बताएगा कि अलग अलग एरियाज़ के अंदर, इंडिया में अलग अलग एरियाज़ के अंदर जो फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ हैं उनके द्वारा इस चीज़ की डिमांड बढ़ने लगी है कि उनको फॉरेस्ट राइट्स की ओनरशिप यहाँ पर दी जानी चाहिए। स्पेशली छत्तीसगढ़ के अंदर तो ये एज अ मूवमेंट यहाँ पर शुरू हो चुका है। ओके, और अलग अलग जो फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ हैं, ओके, फॉरेस्ट ड्वेलर्स हो सकते हैं, वो फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर में अपने कम्युनिटी राइट्स की डिमांड यहाँ पर कर रहे हैं, और ये दिखाता है कि लोगों में जागरूकता जो है वो यहाँ पर फैली है। चलो देखते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पर क्लियर होती हैं। और छत्तीसगढ़ के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, जैसे छत्तीसगढ़ के अंदर उदंती सीता
सीता नदी टाइगर रिजर्व यहाँ पर है, उसको ब्लॉक कर लिया लोगों ने। और ब्लॉक करने का कारण यही था कि वो कर रहे थे डिमांड किस चीज़ की, फॉरेस्ट राइट की। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आती हैं। अभी सिर्फ इसको यहाँ पर इतना समझो, वी नीड फॉरेस्ट रिसोर्सेज फॉर आवर सर्वाइवल, बीइंग अ टाइगर रिजर्व वी ऑलरेडी लीड अ लाइफ विद अ मैनी रेस्ट्रिक्शन, क्योंकि टाइगर रिजर्व के आसपास काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन होती है, लाइक ग्रेजिंग लैंड यूज़ नहीं कर सकते, पावर सप्लाई वगैरह रेगुलेट होती है। ओके, तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर करती हैं, लाइक कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं हो सकता। तो विलेज के रेसिडेंट्स जो हैं वो यहाँ पर इस चीज़ को बिलोंग कर रहे थे। विलेज रेसिडेंट वर डिमांडिंग राइट्स ओवर द फॉरेस्ट रिसोर्सेज, फॉरेस्ट रिसोर्सेज के ऊपर जो राइट्स हैं उनकी डिमांड यहाँ पर कर रहे थे, और कह रहे थे कि फॉरेस्ट राइट एक्ट, जिसको कहा जाता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006 का, इन शॉर्ट FRA हम इसको कहेंगे, उसके अंदर में सेक्शन 3(1)A के अंदर में बात कर रहे थे। ओके, याद रखने की जरूरत नहीं कौन सा सेक्शन है, बट ये सेक्शन फॉर द रेफरेंस अभी आगे आने वाले समय के लिए याद रखिएगा। ओके, तो इस सेक्शन की बात यहाँ पर हो रही थी। FRA के अंदर जो फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ हैं उनको दो तरीके के राइट्स यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं। एक तो इंडिविजुअल राइट्स होते हैं अपने खुद के जीवन को जीने के लिए, और दूसरे जो हैं वो कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स यहाँ पर होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, पहले भी पढ़ा चुके हैं, अब पढ़ा देते हैं दोबारा से। ओके, लगभग 6-7 महीने पहले ही डाउन टू अर्थ के अंदर में ही इस चीज़ को कवर किया गया था डिटेल में। FRA जो कि पूरी कम्युनिटी के लिए जो है वो फ़ायदा यहाँ पर करते हैं, लाइक वहाँ से कोई फॉरेस्ट प्रोड्यूस पैदा हुआ तो पूरी कम्युनिटी पर उसका राइट यहाँ पर होगा, तेंदू लीव्स वगैरह ये चीज़ें। इसके अलावा इसके जो प्रोविजंस हैं लाइक 3(1)A, जैसा कि यहाँ पर आपको बताया गया, इसके अंदर में कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट का भी प्रोविज़न है। मतलब CFRR 3 तरीके के राइट हो गए। एक हो गया आपका फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ के लिए इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट, दूसरे हो गए कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट, और तीसरे हो गए आपके कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज राइट। फॉरेस्ट के रिसोर्सेज पर भी राइट्स हैं, ये बात साफ साफ लिखी हुई है, और पिछले दोनों राइट से ज़्यादा बड़ी राइट्स जो हैं वो इसके अंदर में उपलब्ध कराए जाते हैं। रिसोर्सेज पर राइट्स होने का मतलब ये है कि आपका जो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी अगर आपको ये राइट्स उपलब्ध यहाँ पर करा दिए गए। राइट टू एक्सेस एंड यूज द फॉरेस्ट प्रोड्यूस, बट ऑल्सो राइट टू प्रोटेक्ट, रीजनरेट, कंजर्व एंड मैनेज एनी कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स। तो इसके अंदर में ये सारे राइट्स इसके अंदर में आ जाते हैं। ओके, वंस अगर आपको कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स रिकॉग्नाइज कर दिए गए एक कम्युनिटी के लिए, द ओनरशिप ऑफ द फॉरेस्ट पासेज इनटू द हैंड्स ऑफ ग्राम सभा, ग्राम सभा के पास में जो ओनरशिप है वो यहाँ पर चली जाती है, और पूरे विलेज के लेवल पर यहाँ पर वर्क होता है। पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास इसकी ओनरशिप रहती थी, लेकिन अगर एक बार CFRR यहाँ पर रिकॉग्नाइज कर लिए गए तो समझ लीजिए कि राइट्स जो हैं वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से शिफ्ट होकर के ग्राम सभा की तरफ चले जाएंगे। ग्राम सभा के अपने रूल्स होंगी, अपनी रेगुलेशन, अपना मैनेजमेंट का तरीका, अपना यूज़ का तरीका, अपना कंजर्वेशन का तरीका। उनके कंसेंट के बिना फॉरेस्ट का कोई भी डाइवर्सन नहीं किया जा सकता, किसी भी तरीके का यूज़ नहीं किया जा सकता। ग्राम सभा नोडल एजेंसी बन जाती है जो कि फॉरेस्ट के मैनेजमेंट को जो है वो रन यहाँ पर करती है। ये पॉइंट्स आपसे कई बार UPSC पूछ चुका है, प्रीलिम्स में भी पूछा है कि FRA के अंदर में फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ के राइट किसके अंदर में आते हैं, ये सब पूछा जा चुका है। ओके, और आगे भी पूछा जाता रहेगा। ऑलराइट, इवन इट इज़ अ राइट हैज़ नॉट बीन मेंशन्ड इन द FRA। बेसिकली अगर हम यहाँ पर बात करें, ट्राइबल एंड फॉरेस्ट ड्वेलर्स कैन आस्क फॉर इट यूजिंग द प्रोविजन ही से, ये सब छोड़ो। राइट्स अंडर CFRR इवन इंक्लूड द राइट टू एक्सेस टू फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये हम देख चुके हैं। और क्या क्या राइट्स यहाँ पर होते हैं ये मैंने आपको इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर में बताया कि राइट टू एक्सेस तो होता ही है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस को यूज़ करने का राइट भी होता है, लेकिन फॉरेस्ट रिसोर्सेज को मैनेज, कंजर्व और रीजनरेट और साथ ही साथ प्रोटेक्ट करने का राइट भी कम्युनिटीज़ के पास में यहाँ पर होता है। दिस अगर ये तरीका यहाँ पर अपना लिया गया तो CFRR ऑल्सो बेस्टोज राइट टू पास्टोरल कम्युनिटीज़ हुआ नोमैडिक, नोमैडिक्स कम्युनिटीज़ के राइट्स भी जो है वो यहाँ पर प्रिजर्व किए जाते हैं। ओके, दो सेक्शन ये वाला जो 3(1)(1) है, ओके, हैड ऑलवेज एग्जिस्टेड इन FRA, कम्युनिटीज कुड नॉट क्लेम राइट्स अंडर इट इनिशियली। शुरुआत में जब एक्ट यहाँ पर बनाया गया था, राइट्स तो लिखे गए थे, लेकिन उसको जो है वो फॉलो नहीं किया जाता था, वो दबे रह जाते थे इन द लाइट। आप देखो कि जो इंडिविजुअल राइट्स और कम्युनिटी राइट्स हैं उनकी आड़ में ये चीज़ें जो है वो दब जाती थी, ये चीज़ें नज़र आएंगी। उसके अलावा इन ऑर्डर टू क्लेम द राइट, अगर आपको FRA के अंदर ये CFRR, ओके, CFRR वाले राइट्स को क्लेम करना है तो आपको यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के पास में फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है। 2012 तक 2 ही फॉर्म थे, एक फॉर्म A था जो कि इंडिविजुअल राइट्स के लिए था, दूसरा फॉर्म B था जो कि CFR के लिए था, लेकिन कोई भी फॉर्म जो है वो CFRR को रिकॉग्नाइज नहीं करता था।
लेकिन 2012 में आप देखोगे कि गवर्नमेंट ने FRA रूल्स को अमेंड किया और एक फॉर्म सी भी डाला, और अब आप जो हैं वो CFRR को रिकॉग्नाइज भी कर सकते हो, आप डिमांड कर सकते हो CFRR की भी। ओके, तो ये समझ में आया ना, ये पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कंसेप्ट क्लियर यहाँ पर हो जाता है। ओके, तो ये चीज़ें मिल जाएंगी। टॉप 5 स्टेट जो कि कम्युनिटी राइट्स में जो टाइटल्स को लगातार गेन कर रहे हैं, उसके छत्तीसगढ़ आ जाते हैं, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, गुजरात है। ये एक्टिव है अपनी ट्राइबल कम्युनिटीज़ और फॉरेस्ट ड्वेलर्स को उनके कम्युनिटी, इंडिविजुअल और रिसोर्स राइट्स दिलवाने के लिए। ओके, तो याद रखना, बाकी ये फिगर्स सब याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट और कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स तो डायरेक्टली 2012 तक रिकॉग्नाइज किए जाते थे, आज भी रिकॉग्नाइज किए जाते हैं और बहुत सारे लोगों को अवेलेबल भी कराए जाते हैं। लाइक इसके अंदर अलग अलग चीज़ें लिखी हुई हैं कि 13 दिसंबर 2015 तक 4 हेक्टेयर या उससे ज़्यादा की ज़मीन पर जो रहता था उसके पर्सन के राइट यहाँ पर हो जाएंगे, इस तरीके की चीज़ें हैं। ओके, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। इसके अलावा कुछ कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट भी हैं। आप देखोगे कि एक्ट के अंदर रिकॉग्नाइज किया गया है राइट्स ऑफ ए ग्राम सभा ओवर द फॉरेस्ट लैंड विद इन द विलेज बाउंड्रीज और सीजनल यूज ऑफ लैंड स्केप फॉर पास्टोरल कम्युनिटीज। रिसोर्सेज को ओन करने की बात है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बिसाइड्स टिम्बर के अलावा। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी कि ये सब राइट्स जो हैं वो दिए जाते थे। इसके अलावा CFRR को 2012 तक रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता था, लेकिन अब रिकॉग्नाइज यहाँ पर किया जाता है। इसके अलावा ये डाटा मैंने आपको पढ़ने के लिए मना कर दिया। ओके, टोटल एरिया ऑफ द कंट्री अंडर CR दिया गया है, कम्युनिटी राइट्स के अंदर में कितना एरिया है, टॉप 5 स्टेट्स के अंदर में कितना एरिया है, ये सब छोड़ सकते हैं। जो टॉप 5 स्टेट बताए थे लगभग एक्टिव है, 92% के करीब एरिया कम्युनिटीज़ को यहाँ पर दिलवा चुके हैं। ये बहुत अच्छी बात यहाँ पर निकल करके आती है। 2012 से मैंने बताया कि CFRR की डिमांड जो है वो यहाँ पर बढ़नी शुरू हो गई और स्पेशल फॉर्म भी यहाँ पर डाला गया, दैट इज़ कॉल्ड फॉर्म सी। ओके, और ये फॉर्म सी जो है वो FRA में अमेंड करने के बाद में इंट्रोड्यूस यहाँ पर किया गया, और अब जो है वो सेक्शन इस सेक्शन के अंदर में जो राइट्स हैं उनको यहाँ पर ग्रांट किया जाता है। और ग्रांट करने में अगर हम देखें तो लगभग 9 स्टेट्स के अंदर स्टडी हुई, 9 स्टेट्स में इसको ग्रांट किया जाता है स्पेशली, और इसमें से एक्टिव स्टेट कौन कौन से हैं मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है, और इसके अलावा 4 स्टेट ऐसे हैं जो कि इसमें वर्क करने की प्रोसेस में है। ओके, प्रोसेस चल रही है, लाइक राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश अभी इन सब चीज़ों में ज़्यादा एक्टिव नहीं है, लेकिन एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर किसी तरीके के कोई क्लेम्स जो हैं वो नहीं किए जा रहे, क्योंकि वहां पर इस तरीके की प्रोसेस अभी लोगों को नहीं पता हो, या फिर लोग जागरूक ना हो, या फिर डिमांड ना कर रहे हो। ओके, डिमांड क्यों नहीं कर रहे, आगे करेंगे, क्योंकि जब दूसरे स्टेट्स में देखेंगे तो डिमांड बढ़ेगी। कुछ स्टेट यहाँ पर ये भी दिए गए, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है कुछ भी इस स्लाइड में से, लेकिन 2012 वाला जो पॉइंट यहाँ पर है उसको याद रखना है। इसके अलावा आप देखोगे कि ये चीज़ें नज़र आएंगी। और पंजाब एंड हरियाणा डू नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट ट्राइबल पॉपुलेशन, तो उनके अंदर में ज़्यादा डिमांड यहाँ पर होती नहीं है। आप देखोगे कि फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर में रिकॉग्नाइज किए जाते हैं CFRR ओवर एन एरिया दैट इज ट्रेडिशनली लोकल कम्युनिटीज़ के द्वारा यूज़ किया जाता है। इसके लिए कुछ कंडीशंस आपको कैसे कैसे काम करना है, तो कुछ स्टेप दिए गए हैं, मैंने यहाँ पर जस्ट डाल दिए दिखाने के लिए कि मैगजीन कैसे भरी गई थी, लेकिन आपको ये सब नहीं पढ़ना, ये दोनों स्लाइड्स आपको यहाँ पर इग्नोर करने हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ की स्पेशल बात की गई है कि छत्तीसगढ़ के अंदर अगर हम डाटा को देखें तो काफ़ी सारे लोगों को CFRR जो है वो यहाँ पर ग्रांट किए गए हैं। लगभग 20,000 के करीब जो विलेजेस हैं उनमें से 12,500 को आइडेंटिफाई भी किया गया है, और ऑफिशियली जो है वो इनको राइट्स ग्रांट करने की बात हो रही है। इन रिसेंट ईयर्स फोकस हैज़ बीन ऑन CFRR। अब लोग इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट या कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स की बात नहीं करते, अब वो कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट की बात यहाँ पर करते हैं सीधे सीधे, और इसको जो है वो लगातार एक्सेप्ट किया जा रहा है। एक गांव में काम होता है तो नाइबर के जो विलेजेस हैं वो अवेयर हो जाते हैं और इस चीज़ की डिमांड यहाँ पर करते हैं, स्पेशली छत्तीसगढ़ के अंदर में। द ऑनगोइंग प्रोटेस्ट देखने के लिए मिले उदांती सीता नदी टाइगर रिजर्व पर, जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है। जब आपके 5 विलेजेस को CFRR क्लेम करने का मौका दिया गया तो उसके पास जो आसपास के एरिया थे वहाँ पर ये चीज़ें देखने के लिए मिली, तो प्रोटेस्ट वगैरह सब डिमांड के लिए यहाँ पर हो रहा है। छत्तीसगढ़ जो है वो पहला स्टेट बना जिसने CFRR को अर्बन एरिया में भी ग्रांट कर दिया। अर्बन एरिया में भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ के कुछ डिमांड्स हो सकती हैं या उनके कुछ ट्रेडिशनल राइट्स हो सकते हैं, वो वहाँ पर रहे हों, कुछ समय तक उनके पूर्वज रहे हों, वो अपना राइट क्लेम कर रहे हैं, तो उनको भी राइट अर्बन एरिया में भी उपलब्ध कराया गया। पॉइंट बनता है, UPSC डायरेक्ट लाइन के अंदर दे देगा कि छत्तीसगढ़ बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू ग्रांट CFRR इन एन अर्बन एरिया। ओके, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, जस्ट ए सिंपल पॉइंट। उड़ीसा भी ऐसा ही अच्छा वर्क कर रहा है, आपको डाटा याद रखने की जरूरत नहीं कितने क्लेम्स यहाँ पर किए हैं, लेकिन उड़ीसा भी इसमें काफ़ी सक्रिय जो है वो नज़र यहाँ पर आता है।
ये सब आप इग्नोर यहाँ पर करेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, यहाँ पर भी सिग्निफिकेंट ट्राइबल पॉपुलेशन है और वो लोग भी काफ़ी अच्छा वर्क यहाँ पर करने की शुरू में है। लगभग 60,000 के करीब जो विलेजेस हैं वो क्लेम कर रहे हैं फॉरेस्ट रिसोर्स राइट को, और उनमें से कुछ को यहाँ पर उपलब्ध भी करा दिया जाएगा। इसके अलावा झारखंड के अंदर में लगभग 73% जो स्टेट का एरिया है वो ट्राइबल एरिया के अंदर में आता है, और मध्य प्रदेश का लगभग 49%, महाराष्ट्र का लगभग 46% अकॉर्डिंग टू द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से। तो जो ट्राइबल एरियाज हैं इन पर उनके राइट्स बने, इस चीज़ की डिमांड लगातार यहाँ पर बढ़ रही है। इंस्टीड ऑफ अलोइंग द गवर्नमेंट टू इम्पोज इट्स फेलिंग एंड एक्सक्लूजन ओरिएंटेड प्लान ऑन द फॉरेस्ट लैंडस्केप, तो अगर CFRR यहाँ पर मिल जाते हैं तो ग्राम सभा बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं, और एक्टिव होने के बाद वहाँ पर किसी भी तरीके का माइनिंग प्रोजेक्ट अगर गवर्नमेंट के द्वारा सैंक्शन किया जाता है तो उसको साफ साफ नकार दिया जाता है ग्राम सभा के द्वारा। ये दिखाता है कि कितने बड़े राइट्स जो हैं वो ग्राम सभा को उपलब्ध कराए जाते हैं। ओके, तो ये चीज़ें मिल जाती हैं। इसके अलावा आपने सुना होगा जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के बारे में भी। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट बेसिकली अभी बताऊंगा इसके बारे में और क्या चीज़ें हैं। ओके, CFRR अनेबल करता है एक स्टैट्यूटरी प्रोसेस को जिससे कि डिसेंट्रलाइज तरीके से फॉरेस्ट का मैनेजमेंट हो सके। डिसेंट्रलाइज मतलब लोकल बॉडीज़ के द्वारा, ग्राम सभाज के द्वारा। तो ग्राम सभाज डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस का एक पिलर बन जाती हैं, उससे फॉरेस्ट मैनेजमेंट यहाँ पर होता है, तो ये चीज़ें नज़र आती हैं। अब हम जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की बात भी नहीं करते, ये बातें होती थी लगभग 1990s के करीब, 2000 के करीब, लेकिन अब जो है वो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट से हम डिसेंट्रलाइज्ड फॉरेस्ट मैनेजमेंट की तरफ को शिफ्ट हो चुके हैं। फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर नोडल एजेंसी है जो FRA को इम्प्लीमेंट करती है कंट्री के अंदर, और उसने CFR और CFRR को अलग यहाँ पर नहीं रखा था। पहले सब एक ही कैटेगरी में था, CFR कैटेगरी में, लेकिन 2012 में मैंने आपको बताया कि इस डाटा को अलग किया गया और अलग अलग राइट जो है वो यहाँ पर उपलब्ध कराए गए। बाकी आपको ये नहीं जानना, उसके अलावा आपको ये भी नहीं जानना। हाँ, ये पता चला है कि जिस जगह पर फॉरेस्ट राइट्स उपलब्ध कराए गए, फॉरेस्ट रिसोर्सेज राइट उपलब्ध कराए गए, वहाँ पर जो एरिया है फॉरेस्ट एरिया वहाँ पर इंक्रीज हुआ है, और इंक्रीज होने के साथ साथ आप देखोगे कि सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट के केसेस निकल करके सामने आए हैं, जो कि एक अच्छी बात है इन द वर्ल्ड जिसमें क्लाइमेट चेंज एक इंपॉर्टेंट मार्क के रूप में उभर करके आ रहा है। ओके, ये चीज़ याद रखनी है। इसके अलावा द रिसेंट फोकस CFRR पर बढ़ गया, जैसा कि मैंने बताया FRA के अंदर, और ये शुरुआत है जहाँ पर सेकंड जनरेशन यूज़ ऑफ FRA की बात हो रही है। फर्स्ट जनरेशन के अंदर सिर्फ इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट और कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट पर फोकस हुआ, लेकिन अब आप देखोगे कि सेकंड जनरेशन यूज़ निकल करके आ रहा है, और इस सेकंड जनरेशन यूज़ के अंदर हम बात कर रहे हैं फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स की। फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स, जब आपका फॉरेस्ट राइट एक्ट बनाया गया था उसके लगभग 3 साल तक, लगभग 2010 तक तो लोगों को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। कम्युनिटीज़ को प्रोविजंस तो पता थे, लेकिन वो प्रोविजंस इंप्लीमेंट नहीं किए जाते थे। अगस्त 2009 में 2 ट्राइबल विलेज, उनके नाम दिए गए हैं, उनको जो है वो पहली बार यहाँ पर CFRR दिए गए, और उसके बाद ये वाला जो सेक्शन है जिसके अंदर CFRR का प्रोविज़न यहाँ पर है, इसकी डिमांड्स यहाँ पर लगातार बढ़ने लगी। फॉर्म B ही यहाँ पर उपलब्ध था, फिर फॉर्म C यहाँ पर लाया गया। मैंने आपको जितना समझाने की चीज़ें थी वो सब क्लियर की, बाकी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, कोई ज़रूरत नहीं। आप देखो कि पर्टिकुलर एरियाज़ के अंदर जहाँ पर भी राइट्स दिए गए वहाँ पर क्या क्या फ़ायदे हुए। लाइक ये छत्तीसगढ़ के अंदर धमात्री डिस्ट्रिक्ट, और वहाँ पर एक विलेज को उसके फॉरेस्ट जो रिसोर्सेज राइट्स हैं वो उपलब्ध कराए गए। वहाँ पर माइग्रेशन जो है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया। रूरल एरिया से लोग अब अर्बन एरिया की तरफ नहीं जाते, इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलने शुरू हो गए हैं। सक्सेस देखने के लिए मिली है, जो तेंदू की लीव्स होती हैं यानी कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, उसकी क्वालिटी यहाँ पर इंप्रूव हुई है। बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस नज़र आ रही हैं, इनकम भी बढ़ गई है। अभी इसके अंदर अलग से 2 पेज की स्टडी दी गई थी, मुझे नहीं लगता आपके किसी काम की है कि इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर में हम इतनी बड़ी केस स्टडी पढ़ें। आपको याद रखनी है, जस्ट एक पैसेज याद रखो जो आपको याद रहता हो। 4 मैंने आपको केस स्टडीज़ यहाँ पर दी हैं, ये 4 केस स्टडीज़ में से एक आधा याद रख लो, एग्जाम्पल के रूप में काम आएगी जब फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में लिख रहे हो। ऐसे ही छत्तीसगढ़ के अंदर और विलेजेस हैं, वहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा जो इलीगल तरीके से या फिर ट्री की फैलिंग होती थी वो स्टॉप हो गई है। उसके अलावा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का डाटा वो भी यहाँ पर स्टडी किया जा रहा है ग्राम सभा के द्वारा। इसी तरीके से बाकी के 2 एग्जाम्पल भी मिल जाएंगे, यानी कि पॉजिटिव आउटकम्स आपको नज़र आते हैं जब आप CFRR के जो राइट्स हैं वो उपलब्ध करा देते हैं फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ को या ग्राम सभा को। इसके अलावा पूरा डिटेल में यहाँ पर फॉरेस्ट राइट एक्ट कवर किया गया था इस स्लाइड के अंदर, इस स्लाइड के अंदर और इस स्लाइड के अंदर। कोई भी चीज़ करंट की नहीं है, ये आपको मिल जाएगी कि सारी चीज़ें फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में लिखी गई हैं। तो मैं थोड़ा सा तेज़ी से निकलता हूँ, मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझा दी।
लेकिन देख लेते हैं। 2006 में पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया था फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, ओके। और लाभ मतलब यही था कि जो लाइव्स है, लाइवलीहुड है फॉरेस्ट डिपेंडेंट पीपल्स का, उसको चेंज करना है। और ये अलग अलग रिपोर्ट्स के हिसाब से ये जो एक्ट है उसकी रिकमेंडेशन दी गई थी, उसको यहाँ पर लागू किया गया। द लॉ वो कहता है कि फॉरेस्ट ड्वेलिंग जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं या अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ हैं, उनको इंडिविजुअल और कम्युनिटी राइट्स फॉरेस्ट लैंड के ऊपर में उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा फॉरेस्ट रिसोर्स राइट का भी इसके अंदर में प्रोविज़न यहाँ पर था, जिसको रिकॉग्नाइज ही नहीं किया गया 2012 से पहले। एफआरए के अंदर 14 तरीके के प्री एग्जिस्टिंग राइट्स जो हैं वो यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं फॉरेस्ट ड्वेलर्स को, जो कि ओनरशिप को दिखाते हैं फॉरेस्ट लैंड के ऊपर में। यानी कि प्रोटेक्टेड एरिया में भी फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ अपने जो राइट्स हैं उनको क्लेम कर सकती हैं। मोस्ट सिग्निफिकेंट राइट जो है वो सेक्शन 3(1) के अंदर में लिखा हुआ है, और वो तीनों एक्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। दिस इज पॉइंट नंबर 1, इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट, जिसके बारे में आपको मैंने बताया। दूसरा कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट, और तीसरा कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट, जिसका सेक्शन भी मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ओके। तो अब इन तीनों राइट्स के अंदर में क्या क्या लिखा हुआ है, तो वही इंडिविजुअल राइट्स के अंदर तो इंडिविजुअल के जो पर्टिकुलर राइट हैं, लाइक फॉरेस्ट में जा सकता है वो, ओके। और जो पास्टोरल कम्युनिटी है वो यहाँ पर यूज़ कर सकती है, वो सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, ओके। इसके अलावा कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स के अंदर पूरी कम्युनिटी को फ़ायदा हो ऐसे काम यहाँ पर किए गए हैं। राइट, तो ये मिल जाएगी। लाइक नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, NTF है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, उस पर पूरी ग्राम सभा का अधिकार होगा, उसको कलेक्ट करेंगे, यूज़ करेंगे, डिस्पोज करेंगे, और उससे जो बेनिफिट होंगे वो पूरी कम्युनिटी में बांटे जाएंगे, ये मिल जाएगा। तीसरी बात, कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स के बारे में बता चुका हूँ। वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं, वहाँ के जो आपके फॉरेस्ट के रिसोर्सेज हैं, उनको यूज़ तो करने की बात है, उसको मैनेज करने की, उसको प्रोटेक्ट करने की, उसको प्रिजर्व करने की बात भी इसके अंदर में यहाँ पर है। ये चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। क्लियरली द एक्सटेंट ऑफ CFRR जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और ये कम्युनिटी राइट्स के और सबसे वुड बी को टर्मिनस, तो आपको इन दोनों के बीच में लगभग एक जैसा ही यहाँ पर फील होगा, ओके। बेसिकली जो आपके CFRR हैं वो कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट के अंदर में भी आ जाते हैं, और आप कह सकते हो कि कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट जो हैं वो CFRR के अंदर में भी आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी ओवरलैपिंग नज़र आएंगी, लेकिन अंतर जो है वो यहाँ पर क्लियर है। क्यों? क्योंकि 2012 का जो फॉर्म C लाया गया उससे पता चलता है कि फॉर्म B और फॉर्म C में अंतर तो यहाँ पर होगा, ओके। तो कस्टमरी मैनेजमेंट राइट्स हैं, ये सब चीज़ें भी यहाँ पर एक्नॉलेज की जाती हैं। इस पर्टिकुलर राइट के अंदर में ट्रेडिशनल नॉलेज का भी प्रोविज़न यहाँ पर है। NFT को सेल कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। राइट के अंदर कम्युनिटीज़ के लिए है कि भाई आप रूल बना सकते हो कैसे फॉरेस्ट के रिसोर्सेज का यूज़ करना है। और शब्दों में अगर हम बात करें तो ओनरशिप जो है वो यहाँ पर मिल जाती है, और वो ग्राम सभा के हाथ में चली जाती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हट करके। ये सब क्लियर हो चुका है, और ये फ्री होती है ग्राम सभा, अपने रूल्स खुद बनाएं, मैनेजमेंट रेगुलेशन वगैरह खुद कर सकें, अपनी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस जो हैं वो उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। 2012 में अमेंड करके फॉर्म C ऐड किया गया, ये बात मैंने आपको बता दी, जिसके द्वारा क्लेम करने की परमिशन दी गई CFRR को। उससे पहले भी कुछ एक दो जगह पर ग्रांट किए गए थे, बट यहाँ पर मिल जाएंगे। फॉर्म C डिफाइंस प्रोविजन टू क्लेम फॉर CFRR, और स्टेट करता है कि वी द अंडरसाइंड रेसिडेंट ऑफ द ग्राम सभा हेयर बाय रिजोल्व दैट द एरिया डिटेल्ड बिलो एंड इन अटैच्ड मैप कंप्राइजेज अवर कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज। हमारे फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं, इस बात की गारंटी के साथ आपको इस पे नीचे साइन करने हैं, और साइन करने के साथ साथ ये राइट्स आपको यहाँ पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। हाँ, आपका कुछ बैकग्राउंड वो सब चेक किया जाएगा, वो हमारे काम की चीज़ें नहीं है, ओके। तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी। 2012 का अमेंडमेंट, उसके द्वारा फॉर्म C ऐड किया गया, जो कि कम्युनिटी राइट्स को क्लेम करने, उसके प्रोविजंस को और डिटेल में कवर करता है। ये चीज़ें मिल गई। इसके अलावा बात करते हैं थोड़ी सी जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट और कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स के बीच में। तो अभी हाल ही में डिमांड हो रही है कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट की, ये सबसे बेहतर चीज़ है। इससे नीचे की चीज़ यहाँ पर चलती थी जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के अंदर कम्युनिटीज़ और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट साथ में मिलकर के रीजनरेशन और मैनेजमेंट का वर्क करते थे। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के अंदर में जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटीज़ बनाई जाती थी, जिसके अंदर में फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ होती थी, ट्राइबल मेंबर्स होते थे, और ऑफिशियल्स भी होते थे जो कि एज ए नोडल बॉडी यहाँ पर वर्क करते थे। बट एक्सपीरियंस अगर हम देखें, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट
नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1988 के अंदर में इंट्रोड्यूस किया गया था, उसके लगभग 30 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर देखें तो पता चला है कि कम्युनिटीज़ का कोई ज़्यादा एम्पावरमेंट नहीं हुआ है, कम्युनिटीज़ का कोई सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट रोल नहीं है, क्योंकि जो कमेटी है वो फॉरेस्ट ड्वेलर्स के द्वारा नहीं हेड की जाती, मतलब हेड तो की जाती है लेकिन फॉरेस्ट जो डिपार्टमेंट है वो ज़्यादा मैनेज करता है और डे टू डे रनिंग जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही यहाँ पर कर रहा है। तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में खामियां देखने के लिए मिली और जो आपकी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनका एम्पावरमेंट भी यहाँ पर नहीं हुआ। इसके अलावा उनको राइट्स भी लगातार जो है वो डिनाइड किए गए, लाइक फ्यूल वुड का कलेक्शन नहीं कर सकते या कोई और चीज़ें वो डिनाइड यहाँ पर की गई। तो द बिग इशू निकल करके आया कि अगर CFRR जो है वो कॉमन हो गया, विल बी शेयरिंग ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ टिम्बर द की फाइनेंशियल रिसोर्स फ्रॉम द फॉरेस्ट। देखो जो आपका जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट था उसके अंदर में क्या होता था कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ट्रीज को फेल करता था, उनको सेल करता था, लकड़ी को बेचता था और कमेटी के द्वारा इससे जो 20% फायदा यहाँ पर हुआ वो शेयर कर दिया जाता था इन कम्युनिटीज़ के द्वारा अंडर द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1988। बाकी का सारा 80% पैसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास में यहाँ पर जाता था। हाउएवर एक्टिविस्ट ये कहते थे कि CFRR अगर एक्सेप्ट कर लिया गया तो JFM सिस्टम जो है वो धीरे धीरे खत्म होना यहाँ पर शुरू हो गया। तो अब जो CFRR के अंदर में क्लेम ये है कि 100% पैसा जो है वो आपका कम्युनिटीज़ के पास में जाता है। डिमांड तो ये की गई थी कि 80% पैसा कम्युनिटीज़ के पास में जाना चाहिए, 20% फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ के पास में जाना चाहिए, लेकिन अब सब उल्टा हो गया। ओके, तो ये अंतर आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए कि क्या हुआ। इन सबको सुलझाने के लिए NC सक्सेना जो कमेटी है वो भी यहाँ पर बनाई गई थी। फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ और जो आपकी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनके बीच में ये लड़ाई रहती थी कि आखिर फॉरेस्ट की ओनरशिप किसके पास रहनी चाहिए, या तो रहेगी आपकी कम्युनिटीज़ के पास में फॉरेस्ट कम्युनिटी के, या फिर आपकी रहेगी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास। तो उसकी सब दिक्कतें, लैक ऑफ क्लैरिटी, इन सब के लिए आपकी एक कमेटी बनाई गई थी। फरवरी 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने एक कमेटी जो है वो यहाँ पर तैयार की थी कि आखिर जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं उनकी कमांड किसके हाथ में होनी चाहिए, फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ के या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हाथ में होनी चाहिए। अलग अलग तरीके की रिपोर्ट्स वगैरह सबमिट की गई। द कमेटी ने ये कहा कि ग्राम सभा को एट द कोर ऑफ CFRR मैनेजमेंट में रख दो, यानी कि सेंट्रलाइजेशन यहां पर करने की जरूरत पड़ी। ये जो रिकमेंडेशन है वो यहां पर दी गई और ग्राम सभा को सारे डिसीजंस लेने के लिए एम्पावर भी आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। इस रिपोर्ट ने यह भी कहा, इट सेज द ग्राम सभा शुड कंस्टिट्यूट द फॉरेस्ट राइट कमेटी। ग्राम सभा को फॉरेस्ट राइट कमेटी जो है उसको कंस्टिट्यूट करना चाहिए, जो कि एक वाइटल रोल प्ले करेगी कि कैसे कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज को यूज़ करना है, उसका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन क्या होगा, ग्राम सभा के डिसीजंस, आइडेंटिफिकेशन सब जो है वो ग्राम सभा के हाथ में होगा। इट ऑल्सो रिकमेंड दैट द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ द ग्राम सभा शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द बाउंड्रीज द कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज एज डिटरमाइंड बाय द FRC। तो फॉरेस्ट रिसोर्स कमेटी, उसके अंदर मेंबर्स ग्राम सभा के होंगे और वो डिसाइड करेंगे कि उसका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन क्या होगा और किस तरीके से वर्क होगा। इन्होंने ये भी कहा कि व्हाइल फॉरेस्ट रिसोर्सेज अदर देन माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस लाइक टिम्बर विल नॉट फॉल अंडर द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ द ग्राम सभा, दे शुड बी मैनेज्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन कंसल्टेशन विद द ग्राम सभा। इन्होंने कहा कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो हैं वो ग्राम सभा और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट साथ में मिलकर के यूज करें, वही वाला सिस्टम कि 80% पैसा फॉरेस्ट कम्युनिटीज के पास, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास जाएगा और 20% पैसा जो है वो आपका कम्युनिटीज़ के पास में जाएगा। ठीक है, ये सब रिकमेंडेशन जो है वो भी यहाँ पर दी गई, कुछ एक्सेप्ट की गई, कुछ एक्सेप्ट यहाँ पर नहीं की गई। ओके, इन्होंने फर्दर जो है वो जो सेक्शन था 311 ओके उसको भी यहाँ पर लागू करने की बात की गई। सिंस NC सक्सेना कमेटी रिकमेंड किया कि रिकमेंडेशंस आर येट टू बी एक्सेप्टेड, इसको एक्सेप्ट अभी नहीं किया गया है। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ऑर्डर्स इशू करने लगी हैं, जिससे जो फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ की पावर है वो लगातार डाइल्यूट भी हो रही है और लगातार गवर्नमेंट कंट्रोल जो है वो इम्पोज किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ इस लाइन को पढ़ करके। ठीक है, तो ये चीज़ें नज़र आएंगी। इसके बाद आगे बात करते हैं और अगला आर्टिकल की तरफ चलते हैं। काफ़ी बड़ा आर्टिकल हो गया, अब छोटे छोटे 2-3 आर्टिकल यहाँ पर बचे हैं, थोड़ा सा तेज़ी से निकलते हुए इन आर्टिकल को ख़त्म करते हैं। लिखा हुआ है कि केसेस जो हैं वो यहाँ पर बढ़ गए हैं, किस चीज़ के, हिस्टेरेक्टोमाइस के। ओके, तो ये केसेस जो हैं वो यहाँ पर बढ़ गए हैं, स्पेशली यंगर वुमेंस के अंदर और स्पेशली प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर में। ये होता क्या है, ये बेसिकली इसको कहा जाता है आपका हिस्टेरेक्टोटॉमी, और इसमें जो है वो यूटेरस को रिमूव कर दिया जाता है सर्जिकल प्रोसेस के द्वारा वुमेन के अंदर में। और इसके जो केसेस हैं वो लगातार यहाँ पर बढ़ रहे हैं, जिससे कि जो कंसर्न है वो उठा गए हैं कि आखिर ये सिचुएशन इतनी ज़्यादा बढ़ क्यों रही है, एक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस के रूप में उभर करके आ रही है।
नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने काफ़ी सारी स्टडीज़ की हैं और स्टडीज़ करने के बाद यहाँ पर पता चला है कि मोस्ट ऑफ द केसेस जो कि आपके निकल करके आते हैं वो एक्सेसिव मैचुरल ब्लीडिंग और पेन के कारण यहाँ पर होते हैं। इस पर्टिकुलर कोज के कारण लगभग 40% वुमेन जो हैं वो सर्जिकल प्रोसीजर यहाँ पर करती हैं और यूटेरस को जो है वो रिमूवल कर दिया जाता है। तो ये एक कोज है, बाकी के कोजेज जो हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं और सिचुएशन जो है लाइक दिस यहाँ पर हो जाती है। तो ये जो है वो केसेस राइज हो रहे हैं, न्यूज़ के अंदर है, जस्ट इतना याद रखो, कम से कम न्यूज़ के अंदर तो रहा। ओके, इसके अलावा अगर आप बेसिकली ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इससे बहुत दिक्कतें हों, लेकिन भारी मात्रा में जो केसेस निकल करके आ रहे हैं उससे दिक्कत है। यंगर एज में अगर ये सर्जिकल प्रोसेस यहाँ पर कराई जाती है तो इसके एडवर्स हेल्थ इंपैक्ट नज़र आते हैं। ये एक परमानेंट सॉल्यूशन होता है बहुत सारे प्रॉब्लम्स का, लाइक इरेगुलर ब्लीडिंग है या फिर एबनॉर्मल ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है यूटेरस की, जिस कंडीशन को कहा जाता है फाइब्रोइड्स। ओके, अगर ये कंडीशन है तो आप जो हैं वो रिमूव करवा सकते हैं। ये एक हेल्थ बेसिकली परमानेंट सॉल्यूशन के रूप में उभर करके आता है, लेकिन इसके रिस्क भी यहाँ पर बढ़ जाते हैं और रिस्क में आपको ऑस्टेरोपोरोसिस, इसके साथ साथ बोन्स की वीकनिंग हो सकती है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जो है वो भी यहाँ पर हो सकती हैं। ओके, और ये कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। इतना पॉइंट आपको यहाँ से जो है वो ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें तो आगे लिखा हुआ है नाइट्रोजन के बारे में बेसिकली। अब ये स्टडी यहाँ पर हुई और यहाँ पर नाइट्रोजन के बारे में बताया गया है। ग्लोबल वार्मिंग आपको पता है कि हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण आप देखोगे कि डिप्लीट हो रहे हैं फॉरेस्ट और ग्रासलैंड्स ऑफ अ की मैक्रोन्यूट्रिएंट जिसका नाम है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की कमी यहाँ पर होती चली जा रही है। आप सोच रहे हो कि नाइट्रोजन की कमी कैसे हो रही है, नाइट्रोजन तो 78% यहाँ पर है, लेकिन अभी मैं बताऊँगा 78% नाइट्रोजन तो है लेकिन वो यूज़ नहीं की जा सकती। ओके, तो इसके कुछ कंसिक्वेंसेज हो रहे हैं, लाइक जो एनिमल वर्ल्ड है उनका सर्वाइवल और ग्रोथ जो है वो यहाँ पर हर्ट हो रही है। कहने का मतलब ये है कि आपने सुना होगा कि नाइट्रोजन हमारे पास भारी मात्रा में मौजूद है। जी हाँ, लगभग 78% नाइट्रोजन जो है वो हमारे पास यहाँ पर है वातावरण के अंदर, लेकिन प्लांट्स अपने न्यूट्रिशन के लिए एनवायरमेंटल नाइट्रोजन को यहाँ पर यूज़ नहीं करते हैं। नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेरिक अगर तरीके से है तो प्लांट्स के द्वारा यूज़ नहीं की जाती। इसको यूज़ करने के लिए बायोजियोकेमिकल साइकिल यानी कि नाइट्रोजन साइकिल का यूज़ किया जाता है और एनवायरमेंटल जो नाइट्रोजन है उसको अमोनिया या नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट करके नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के द्वारा सॉइल में फिक्स किया जाता है, फिर उसको प्लांट के द्वारा यूज़ किया जाता है। ओके, 2019 में स्टडी हुई, फ्रंटियर्स के अंदर में पब्लिश हुई और पता चला कि रिएक्टिव नाइट्रोजन के जो लेवल्स हैं वो इंक्रीज़ हो गए हैं 10 फोल्ड इंक्रीज़ हो गए हैं। जो वातावरण में नाइट्रोजन यहाँ पर मौजूद है उसके लेवल्स जो हैं वो आपके प्री इंडस्ट्रियल एरा के 10 गुना यहाँ पर जो है वो इंक्रीज़ हो गए हैं। और ये क्यों हुए हैं? क्योंकि नाइट्रोजन का जो यूज़ है, नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र का यूज़ है सिंथेटिक तरीके का, वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। फॉसिल फ्यूल की बर्निंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है। इन सब की वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ गई, लाइक कंडीशन एल्गल ब्लूम की बढ़ गई, क्रिएट हो गए डेड जोन ओशंस के अंदर और साथ ही साथ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का लॉस भी होने लगा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर में भी। एक रिसेंट स्टडी हाउवर ये स्टेट करती है कि साइंटिस्ट हैव सो फार ओनली पार्शियली अंडरस्टूड द स्केल ऑफ डिसरप्शन। ये तो बहुत बड़ा डिसरप्शन यहाँ पर क्रिएट करने वाला है। तो ओवर यूज़ ऑफ नाइट्रोजन उससे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही हैं। आपको पता है एल्गल ब्लूम क्या होता है, यूट्रोफिकेशन क्या होता है, डेड जोन क्या होते हैं, ये सब मैंने बहुत आराम से क्लियर किया हुआ है, अब तक तो आपको रट जाना चाहिए। ओके, तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा देयर इज़ बोथ टू मच नाइट्रोजन एंड टू लिटिल नाइट्रोजन एट द अर्थ एट द सेम टाइम। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। कह रहे हैं कि 78% नाइट्रोजन तो है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन हमारे पास है, लेकिन उसके अलावा हमारे पास बहुत कम नाइट्रोजन भी यहाँ पर है। ये वाला स्टेटमेंट आप पढ़ो, देयर इज़ बोथ टू मच नाइट्रोजन एंड टू लिटिल नाइट्रोजन ऑन द अर्थ सिस्टम। ये बात यहाँ पर पब्लिश हुई। जस्ट लाइक टू मच ऑफ द नाइट्रोजन, डिक्लाइनिंग एवेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन इज अ कॉज। नाइट्रोजन तो है लेकिन वो यूजेबल नाइट्रोजन हमारे पास यहाँ पर नहीं है। वाइल फॉरेस्ट विद हाई नाइट्रोजन एवेबिलिटी सफ़र करते हैं फ्रॉम लेस डाइवर्सिटी। याद रखना इस पॉइंट को, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, और इसमें लिखा हुआ है कि अगर नाइट्रोजन की एवेबिलिटी ज़्यादा होती है तो फॉरेस्ट जो हैं उनके अंदर डाइवर्सिटी यहाँ पर कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से एज दे अलाउ सर्टेन स्पीसीज़, और जो स्पीसीज़ यहाँ पर होती हैं
वो फ्लरिश होती हैं, दे अलाउ सर्टेन स्पीसीज टू फ्लोरिश एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स की कॉस्ट पर दूसरी स्पीसीज को फ्लरिश होने का मौका मिलता है। इसकी वजह से डाइवर्सिटी जो है वो यहाँ पर कम हो जाती है। इसके अलावा लो नाइट्रोजन जो फॉरेस्ट है, जहाँ पर नाइट्रोजन कम यूज़ की जाती है, ऐसे फॉरेस्ट में वो लाइकली टू हैव प्लांट्स ग्रोइंग स्लोली विद फ्यूअर लीव्स, उनके अंदर लीव्स की कमी यहाँ पर हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम्स नज़र आती है। इसके अलावा जैसे जैसे वातावरण में CO2 के कंसनट्रेशन बढ़ते चले जाते हैं, उसके अलावा आप देखोगे कि नाइट्रोजन के कंसंट्रेशन कम होते चले जाएंगे, और ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। इसके अलावा स्टडी हुई, और स्टडी यहाँ पर की गई, और US यूरोप के कुछ लोगों ने स्टडी की और डाटा वगैरह को कलेक्ट किया, और पता चला कि नाइट्रोजन अवेलेबिलिटी 1750 से लेकर के 2017 के बीच की इन्होंने रिव्यू किया, और ये पाया कि द नाइट्रोजन अवेलेबिलिटी, देखो मैं नाइट्रोजन की बात नहीं कर रहा, मैं नाइट्रोजन अवेलेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। नाइट्रोजन बहुत है हमारे पास, लेकिन कितनी अवेलेबल है उसकी बात हो रही है। नाइट्रोजन अवेलेबिलिटी इज डिक्लाइनिंग इन मैनी नॉन एग्रीकल्चर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स। बहुत सारे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स के अंदर जो नॉन एग्रीकल्चरल टाइप की नाइट्रोजन है वो यहाँ पर जो है वो लगातार गिर रही है। ओके, और ये जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण हो रहा है, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण भारी मात्रा में नॉन यूजेबल नाइट्रोजन जो है वो वातावरण में जा रही है, और नाइट्रोजन की जो यूटिलिटी है वो कम हो रही है। इसके अलावा CO2 के लेवल राइज हो रहे हैं। देखो एटमॉस्फेयर में CO2 के लेवल राइज होना प्लांट्स के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटीज़ इससे बढ़ जाती हैं। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ ग्रोइंग सीजन यहाँ पर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से प्लांट्स को नाइट्रोजन की डिमांड यहाँ पर बढ़ जाएगी, और नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी पहले से ही कम है, डिमांड को हम पूरा नहीं कर पाएंगे, फर्टिलाइज़र ज़्यादा लगाना पड़ेगा, और फर्टिलाइज़र की शॉर्टेज वैसे ही दुनिया में चल रही है, और शॉर्टेज यहाँ पर हो जाएगी, तो ये एक लूप बन जाएगा कि फिर से CO2 के लेवल राइज होंगे। ओके, तो ये जो है वो एक सिचुएशन यहाँ पर बनती है, जिसकी वजह से चीज़ें निकल करके आती हैं। इसके अलावा अगला आर्टिकल यहाँ पर आता है, और इस आर्टिकल में बेसिकली ऑर्गेनिक टेक ओवर के बारे में बताया गया है। एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के बारे में बताया है। उन्होंने साइलेंट ऑर्गेनिक मूवमेंट चलाया और ऑर्गेनिक मार्केट को ग्रो किया, और अपने जो मेंबर्स हैं उनकी इनकम को यहाँ पर रेस किया। आपको इसमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं कैसे कैसे वर्क किया, बट आपको पता होना चाहिए कि फॉरेस्ट प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो एक सक्सेसफुल सिनेरियो के रूप में उभर करके आती हैं। इसके इम्पैक्ट पड़े, लगभग 9000 फार्मर जो हैं उनको सपोर्ट मिलने लगा, मार्केटिंग सपोर्ट यहाँ पर उपलब्ध हुआ, फार्मर की जो इनकम है वो इम्प्रूव हुई है, यहाँ पर लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ लोकल कम्युनिटीज़ को मिली हैं, रिटेल कस्टमर्स को फ़ायदा हुआ ही हुआ है। इसके अलावा जो प्रोडक्ट हैं उनकी भी रेंज यहाँ पर बढ़ गई है। तो ये सक्सेस जो है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, ना ही इस मूवमेंट का नाम याद रखिएगा, ना ही किसी और चीज़ का, बट याद रखिए कि हैदराबाद के अंदर इस तरीके का एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन था जिसने 2013 में साइलेंट ऑर्गेनिक मूवमेंट जो है वो यहाँ पर शुरू किया, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक फार्मिंग को सक्सेस देखने के लिए यहाँ पर मिली। ये सब पॉइंट्स के साथ आपकी मैगजीन ख़त्म होती है। एक दो जो छोटे छोटे आर्टिकल्स यहाँ पर जो है वो रहे हैं, ओके, जो कि यहाँ पर नहीं आपको कवर करने थे, वो आपको अगस्त की जो UPSC स्पेशल सीरीज़ आएगी डाउन टू अर्थ की, उसके अंदर में बहुत खूबसूरत इस बार तैयार की गई है, उसमें कवर किया जाएगा, उसको ज़रूर से देखिएगा। वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।